अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अच्छे रीडर्स कैसे हैं आप। वेलकम टू ऑडियो नावल उर्दू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ और प्लीज़ अपने इर्द गिर्द की ख़बरें लिया करें, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए आपको किसके लिए दुआ करनी है और क्या। हम आपको बोल नहीं रहे डियर, लेकिन प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, नरमी से, कि अपने इर्द गिर्द की ख़बर रखा करें, ठीक है ना। ये ज़रूरी है, बहन मुसलमान, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, नावल की तरफ पढ़ते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग बगैर कहे सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, पहले मुझे भी पता है। बगैर कहे हम भी तो नावल अपलोड करते हैं ना। हाँ, ओके, नावल रीड करते हैं जिसका नाम है तेरे आने की उम्मीद, और इसे तहरीर किया है सबीन अहमद ने, जैसा कि आपको हेडर पे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये एक लवली सी स्टोरी है मेरे ख्याल में, जो हम इसे रीड आउट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए और बताएं अपने नमाज़ पढ़ ली। टाइमिंग चेंज हो गई है नावल अपलोड करने की। अब से नावल 1 बजे से 2:30 बजे, अगर जिनको 2:30 का नहीं पता तो उनको बता दो 2:30 के दरमियान अपलोड हुआ करेगा, ठीक है। सो बाकी की नमाज़ें आपने याद से खुद पढ़नी है, ठीक। चले रीड आउट करते हैं। शाम गहरी हो चुकी थी। शाम की स्याही रात की स्याही में बदलने लगी थी। होंडा सिविक की बरकी हेडलाइट्स की तेज़ रोशनी में बारिश एक बौछार की सूरत बड़े नुमायां अंदाज से बलखाती सड़क पर गिरती दिखाई दे रही थी। बाहर तूफानी मौसम के बरक्स गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत पुरसुकून था। इन 5 दिनों में तुम ये कोई 1000वीं बार कॉल करके बच्चों का हाल अहवाल पूछने लगी हो। तुम तो ऐसे फिक्र कर रही हो जैसे बच्चों को हम अकेला छोड़ आए हैं। पुरसुकून हो, बच्चे अपनी नानी के पास ही हैं। तेज़ बारिश में ड्राइव करते एक नज़र इस पर डालता वो खफकी से बोला, जो एक बार फिर अपनी माँ का नंबर में लाई बैठी थी। तो मैं क्या करूं, हमारी जॉब की मसरूफियत तुम्हें पता है। मैं कोशिश के बावजूद बच्चों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती। ये अल्लाह की तरफ से अगर 1 हफ्ते की छुट्टी मिली थी, इनमें तुम मुझे यहाँ ले आए। मैंने सोचा था ये दिन बच्चों के साथ गुजारेंगे। अब कल वापस हॉस्पिटल जाना है, वही पुरानी रूटीन। इसने अपना दुख कह सुनाया। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, अगली दफ़ा बच्चों को भी साथ लाएंगे। अब हम वापस जा तो रहे हैं, जो थोड़ा वक्त बचा है इसमें अपने शोहर पर भी कुछ ध्यान दो। 5 दिनों से सारा ध्यान शोहर पर ही तो था। आज के दिन का सबसे बड़ा झूठ, वो ड्रामे अंदाज में बोला। मामा फ़ोन नहीं सुन रही, 2 दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ। इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए वो फ़ोन कान से हटाकर डैशबोर्ड पर रखते बोली, बच्चों में मसरूफ़ होंगी, जब देखेंगी तो कॉल कर लेंगी। गहरी सांस भरते इसने म्यूज़िक प्लेयर की आवाज़ बढ़ाते अपनी बीवी का हाथ था गाड़ी में कवाल की पुरसोस आवाज़ गूंजने लगी। सुनो। कवाली ख़त्म होने पर आवाज़ आहिस्ता करते इसने पुकारा। विंड स्क्रीन पर नज़र टिकाए वो हाईवे पर एहतियात से ड्राइव कर रहा था। विंडो स्क्रीन पर नजर वाइपर बराबर चलते शीशा साफ कर रहे थे। मुझे बहुत मज़ा आया, तुम बेस्ट हो, थैंक यू। इसके नाभी लब मुस्कुराहट में ढले। और तुम थोड़ी थोड़ी अच्छी हो, इसने छेड़ा। जानती हूँ, इसलिए तो इतना प्यार करते हो। इसके हाथ से अपना हाथ निकालती हुए इतरा कर बोली, खुश फहमी है, जो भी है तुम्हारी ही पैदा की हुई है, बदू बोली। इसके जवाब पर वो हंस पड़ा। हंसते हुए ड्राइविंग पर इसका ध्यान हटा, और यही शायद इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पीछे से आती तेज़ रफ्तार वैन इसकी गाड़ी को ओवरटेक करते अपना कंट्रोल खो बैठी। ड्राइवर ने हड़बड़ाहट में साथ वाली लैन पर चलती इनकी गाड़ी को यकसर फरामोश करते स्टीयरिंग व्हील घुमाया, मगर वैन अपना तवाज़ुन बरकरार न रखती इनकी गाड़ी पर उलट के। एक लम्हे की गफलत इनकी हंसती मुस्कुराती जिंदगानी में बहुत बड़ा तूफान ले गई थी। एक्सीडेंट इस कदर शदीद था कि गाड़ी का बायां हिस्सा पूरी तरह पिचक गया था। वैन का भी खासा नुकसान हुआ था। हाईवे पुलिस के पास ही गश्त करती गाड़ी सबसे पहले मौका पर पहुंची। इस वक्त तक गरज चमक के साथ बारिश शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। वैन ड्राइवर मौका पर ही जहाँ भाग हो गया था। सबके गाड़ी की अगली सीटों पर बेहिस हरकत खून में लथपथ पड़े इनके वजूद को देखकर इनके बचने के आसार भी नजर न आ रहे थे। कुछ ही देर में रेस्क्यू एहलकार वहां पहुंच चुके थे। हादसे के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई थी। तेज बारिश से लापरवाह लोगों का अस्तहाम वहां जमा होने लगा था। गाड़ी काट कर इन दोनों को निकालने में काफ़ी दिक्कत और देरी का सामना करना था। और इसी देरी में इनमें से एक वजूद साथ रहने के सारे कस्में वादे भुलाता, दूसरे को तन्हा करते अपने पीछे बहुत से रोते चेहरे यादें जिम्मेदारियां छोड़ता इस दुनिया से रुख मोड़ गया। ऐसे मत करो रुखसाना, छोड़ दो ये जिद। इसे 7 साल हो गए रोज़ सुबह यहाँ का चक्कर लगाते। जब वो मर्द होकर इतना झुक सकता है तो तुम्हारे अंदर ये कौन सी अकड़ है जो टूटने का नाम नहीं ले रही। खुद के साथ अपने बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रही हो। होश करो, इससे पहले कि असलम यहाँ का रास्ता भूल जाए।
करीब बैठी मोना भाभी ने बेबसी से बोलते ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ इसके सामने रखे। कुछ देर पहले इस जगह इसका शौहर असलम बैठा इसकी मिन्नत कर रहा था। मैं कहती हूँ आए 4 साल में इसके घर रही, मैं इसके घर रही, लेकिन इसकी माँ ने एक दिन भी हमें सुख से ना रहने दिया। घर छोड़ने से पहले मैंने इससे कहा था हम में से किसी एक का इंतखाब कर लो। इसने अपनी माँ को चुना। अब मेरी तरफ से जो मर्जी करे। मैंने वापसी के तमाम दरवाजे 7 साल पहले ही बंद कर दिए थे। शदीद तनफ़ुर में बैठी वो झुला कर बोली, अब तो इसकी माँ को दुनिया से गुजरे भी 4 साल हो चुके हैं, इसे माफ़ कर दो। मोना भाभी, आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों सता रही है? अपने बाप के घर में बैठी, अपने हिस्से पे बैठी हूँ। आपका या आपके बच्चों का हक नहीं मार रही। वहाँ मुझे मेरी सास ने मेरे घर बसने नहीं दिया और यहाँ आप। मोना के समझाने पर रुखसार पर उल्टा असर हुआ। वो इस पर ही चढ़ दौड़ी। संभल जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मोना अफसोस से बोली और वहाँ से चली गई। वाकई पहले बहुत देर कर दी। अपने नातमा हाथों से गोद पे सरक कर लेटी रानिया के बाल से बातें रुखसाना आज 22 सालों बाद पछतावा में गिरी थी। वो पलटना चाहती थी पर ना अब असलम रहा और ना वो इसकी मोहब्बत। इसकी तरजीहात बदल चुकी थी। वो रुखसाना तक आता रास्ता बहुत साल पहले भूल चुका था। अब इसकी एक नई जिंदगी थी जिसमें वो बहुत खुशबाश था और रुखसाना वो अपनी 32 साला बेटी की फिक्र में घुली जा रही थी, जिसकी बढ़ती उम्र इसे मुख्तलिफ खदशात में घेरे रखती थी। रानिया से छोटे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। दोनों अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जबकि बचपन से हसास रानिया, जिसके माथे पर माँ बाप की लैदगी एक पतनुमा धब्बा बनकर चमक रही थी, वो लफ्ज़ हैरत से अपने हम उम्रों को देखती रहती थी। रज़िया बहन, तुम मेरी कोई मदद करो। आज तक इतनी बच्चों के रिश्ते करवाए हैं, मेरी रानिया के लिए भी कोई अच्छा सा बर ले आओ। सारी उम्र तुम्हारी मकरूज रहूँगी। इसकी भाभीयों के बदलते तेवर मुझे अलग परेशान करते हैं। जाने मेरे जाने के बाद मेरी मासूम बच्ची का क्या बने। सहन में रखे तख्त पर बैठे पाले के पत्ते तोड़ते रुखसाना धीमी आवाज़ में बोली। इसकी झुर्रियों ज़्यादा चेहरे पर मुस्तकबिल की फिक्रों का जाल बिछा हुआ था। सरमा की ठंडी मीठी धूप में सामने नजर आते छोटे से बागीचे में वहीद और आसिम के बच्चे खेल कूद कर रहे थे। रज़िया भी रुखसाना के पुराने मोहल्ले में रहने वाली ज़माना शनास खातून थी। जवानी में ही शौहर के वफात के बाद इसने यूं ही लोगों के घर रिश्ते करवा के मिलने वाली अमदाद से अपने कमसन बच्चों का पेट पाला था। पुरानी जान पहचान के बायस वो बाजुकात रुखसाना के पास चली जाती थी। मैं 2-3 मरतबा लोग लाई हूँ, मगर तुम्हारी नाक पर कोई ठहरे तो बात आगे चले। पिछली दफ़ा इतने अच्छे रिश्ते पर इनकार के बाद मैं खुद भी छेड़ गई। तुम भी तो देखो, फूलों जैसी मेरी बच्ची है, कोई कमी नहीं, खूबसूरत पढ़ी लिखी है। ऐसे किसी के साथ ब्याह दूँ? तुम जो भी रिश्ते लाई हर किसी में कोई ना कोई नुक्स था। रुखसाना अपनी सफाई में बोली। माफ़ करना रुखसाना, लेकिन तलाक याफ्ता माओं की बेटियों के बाहर से ऐसे रिश्ते आते हैं, नसीबों वाली होती हैं जिन्हें अपने मांग लेते हैं। तुमने सारी जिंदगी किसी के साथ ना बना कर रखी, कोई आता भी तो किस मुँह से। और अब खैर से बच्ची की उम्र भी तो देखो। हाथ में पकड़ी प्लेट में से किन्नू खाती रज़िया भी ने साफ बात की। प्लेट खींच लो। रुखसाना ने अफसरदी से गहरी सांस भरी। वक्त बदल गया था और अपने साथ पुरानी रुखसाना को भी ले उठा। पहले की बात होती तो ये बात कहकर रज़िया भी इसके घर में खड़ी नहीं हो सकती थी। असलम की नज़र में रुखसाना और इसकी औलाद की कोई अहमियत ना थी। वो शादी ब्याह के तमाम फैसलों का इख्तियार रुखसाना को देखकर खुद हर मामले से किनारा कश हो गया था। सही बोलती हो, पर मेरी रानिया बहुत सुलझी हुई समझदार तबीयत की मालिक है। वो मेरी जैसी नहीं है, जानती हूँ, मेरे सामने पली बड़ी है। लम्हा भर के वक्त के बाद कुछ याद आने पर रज़िया भी दोबारा गोया हुई। मेरी नज़र में एक लड़का है, डॉक्टर रिश्ता है। लड़का डॉक्टर है, लाहौर जॉब करता है। इधर ओकाड़ा में अपनी 2 कनाल की कोठी है। बड़े ही नेक शरीफ लोग हैं। कहती हो तो बात चलाती हूँ। रिश्ता तो बहुत अच्छा है, तुम बात करो, अल्लाह करे इस बार कोई बात बन जाए। रुखसाना के चेहरे पर भूली बस्ती मुस्कुराहट नपटी झलकती गई। पर एक बात है। रज़िया भी बोली। क्या बात? भले हम इनसे हैसियत में कम है, लेकिन जितना हो सका बेटी को देकर ही रुखसत करेंगे। रुखसाना ने खुद से बात अखज़ करते कहा। नहीं भई, खाते पीते लोग हैं, इन्हें जहेज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या बात है? लड़के में कोई कमी है? रुखसाना ने बेताबी से पूछा। वो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने ना देना चाहती थी। लड़का 2 बच्चों का बाप है। पहली बीवी डॉक्टर थी। दोनों शुमाली इलाका जात की सैर से वापस आ रहे थे जब एक्सीडेंट में बीवी मर गई। बहुत ही भयानक हादसा था। लड़के को भी 20 दिन होश ना आया था। रज़िया बी ने अफसोस से बताया। चंद सानिया खामोश रहने के बाद रुखसाना ने रज़िया बी को इन लोगों को लाने का अंदिया दे दिया। किचन की खिड़की में खड़ी इनकी बातें सुनती रानिया के दिल रेजा रेजा हो गया। क्या ये था इसका नसीब? जवानी से लेकर अब तक बगैर किसी वजह के खुद को ठुकराते देख वो थक चुकी थी। अगर इसकी माँ तलाक याफ्ता थी, इसका बाप इन लोगों को भूल गया था, तो इसमें इसका क्या कसूर था? क्यों हर कोई इसे और इसकी माँ को एक ही सांचे में तोलता? मुंह पर हाथ रखे इसने अपनी सिसकों का गला घोंटा। जल्द ही खुद पर काबू पाते पलकों पर ठहरी नमी को हाथों की पुष्ट से साफ करते वो हांडी में चमचा चलाने लगे। फिर क्या था, रज़िया बी ने बात चलाई और ठीक 2 दिनों बाद लड़के की माँ और बहन इनके वाजबी से ड्राइंग रूम में बैठी शाम की चाय पी रही थी। माँ बेटी की शान शौकत देख कर दोनों भाभियाँ बढ़ चढ़ कर इनकी खातर मदारत में हिस्सा ले रही थी, पर इन दोनों ने बहुत इसरार के बावजूद चाय के अलावा टेबल पर रखी किसी चीज़ को हाथ ना लगाया, जबकि कोने में रखे सोफे पर बैठी रज़िया भी हर चीज़ के साथ भरपूर इंसाफ कर रही थी। माशाल्लाह, मुझे तो बच्ची बहुत पसंद आई है। लड़के की माँ बशरा साहिबा ने
साफ तमतमाती रंगत, बादामी आंखें, मुतनासिब सरापे वाली, इन सब के बीच कदरे नर्वस बैठी रानिया को देखते कहा। वो हल्के आसमानी रंग के गर्म सूट में मलबूस आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। रज़िया बी ने हमें आपके बारे में सब बता दिया है। हमें इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं है, पर मम्मी लड़की की तलीम कम है। साथ बैठी इनकी बेटी मैंने मनाई। तुम खामोश रहो। हमने तलीम का क्या करना है? इस शादी का मकसद घर बच्चों को संभालना है। इसमें कम या ज़्यादा पढ़े लिखे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी बात पर रानी के दिल में खोक सी उठी। क्या इसकी कोई ख्वाहिशात, कोई अरमान थे? क्या वो सिर्फ बच्चे संभालने के लिए कुल वक्ती मुलाजमा के तौर पर ले जाई जा रही थी? दिल में आते ख्यालात पर वो अंदर ही अंदर हंसती। बताएं रुखसाना, आपका क्या ख्याल है? मेरे बेटे की तस्वीर आपने देख ली है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल फरमाबरदार बच्चा है, आप तसल्ली रखें। फ़ख्र से कहते हुए आखिर में बशरा साहिबा हल्का सा मुस्कुराई। जी मैं क्या कह सकती हूँ, रात में इसके भाई आएंगे, इनसे मशवरा करके आपको जवाब दूंगी। रुखसाना आजिज़ी से बोली। चलें फिर, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे उम्मीद है जवाब हाँ में ही होगा। उठकर रानिया के हाथ में 50,000 रुपये की कॉपी रखती वो चलने को तैयार थी। बशरा साहिबा की तकलीफ में इनकी बेटी भी उठ खड़ी हुई। रुखसाना कहती रहेगी कि बात पक्की होने के बाद कोई रस्म वगैरह कर लीजिएगा, अभी कुछ देने की क्या ज़रूरत है। पर बशरा साहिबा अलविदाही कलमात कहते पुरवकार अंदाज में चलती बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठते ही वहाँ से चलेंगे। रुखसाना जवाब देने में ज़्यादा देर न लगाना, मैं भी अब चलती हूँ। प्लेट में पड़े समोसे को दुख से देखते रज़िया बी ने पी जाने को बाहर की राह अपनाई। इन लोगों को बाहर तक छोड़ के आते रुखसाना पुरसोच अंदाज में सर हिलाती वहीं बैठ गई जहाँ अब इसकी बहू और पोते पोतियाँ टेबल पर पड़े जाए के सामान को खूब लुत्फ़अंदोज़ होकर खा रहे थे। सब चीज़ें रानिया ने अपने हाथों से बनाई थी। रुखसाना ने रानी की तलाश में निगाह दौड़ाई, पर वो मेहमानों के जाते अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। अच्छी तरह छानबीन के बाद लड़के वालों को हाँ कर दी गई थी। कुछ रोज़ कबल बशरा साहिबा के हमरा बच्चों की नानी और मामू भी आकर रानियों को देखे थे। इन्हें भी रानियाँ पसंद आई थी। वापसी पर बशरा साहिबा 2 हफ्ते बाद जुमेरात के रोज़ निकाह की तारीख रखती थी। किसी को कोई इतराज़ ना हुआ। इन लोगों ने सख्ती से किसी भी किस्म का सामान लेने से मना कर दिया, इसलिए रुखसाना ने शादी के लिए थोड़ी बहुत तैयारियाँ करनी थी, जिनमें दिन गुजरने का मालूम ही ना हुआ। वक्त पर लगा कर उठा था। आज बुध की रात थी। कुछ देर बाद ही वो हाथों पर लगी मेहंदी धोकर अपनी माँ को सोने से कबल दवा देने आई थी, जिसके बाद रुखसाना ने इसे वहीं अपने पास बिठा दिया। दोनों माँ बेटी खामोशी से एक दूसरे को देखती रही। तवील होती खामोशी को रुखसाना की आवाज़ ने तोड़ा। मैं जानती हूँ हर लड़की की तरह तुम्हारे भी शादी को लेकर 100 अरमान थे, पर किस्मत को कुछ और मंजूर है। हो सके तो अपनी माफ़ को माफ़ कर देना, जिसने अपनी अना की तस्कीन के लिए तो मासूमों का ना सोचा। आज अगर मूना भाभी हयात होती तो अपना कहा सच हुआ देखकर मेरा खूब तमस्खर उड़ाती। अम्मी मरने वालों के लिए ऐसी बातें ना करें, मैं खुश हूँ, शादियाँ ऐसी ही तो होती हैं। वो अपनी मेहंदी लगे हाथों को देखती बोली, जिन पर खूब रंग आया था। तेरी माँ हूँ मेरी बच्ची, तो ज़ुबान से नहीं कहती, पर तेरी ये बोलती आंखें हर राज आश्कार कर देती हैं। उन्होंने इसके मनमोहनी चेहरे को हाथों के पहलू में भरा। अम्मी मैंने हर चीज़ को अपना नसीब समझ के कबूल कर लिया है, आप यही करें, ऐसी उदास मत हो। वह यासियत से मुस्कुरा दी। रुखसाना ने अपनी बेटी कम दोस्त का माथा मोहब्बत से चूमा। रानिया, तेरी ये माँ तुझसे बहुत राजी है। तुम्हारे सब्र ने मेरा दिल जीत लिया है। काश मैं भी सब्र शुक्र से काम लेती तो आज हालात ऐसे ना होते, पर खैर अब हर चीज़ को बहुत वक्त बीत गया। बच्चे माशाल्लाह, तुम्हें समझाने की ज़रूरत तो नहीं, मगर फिर भी तुम्हारी ये लाचार माँ इल्तिजा करती है लोगों की बातों को सच ना करना, अपनी माँ की खसलत पर ना चलना, वरना सारी ज़िंदगी पछताओगी। हर चीज़ को वक्त देना, तुम देखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बहुत बड़े इनाम से नवाजेगा। अब निदा होते वो माँ के सीने से लग गई। औलाद के लिए माँ बाप वैसे ही होते हैं जैसे वालिदैन के लिए औलाद है। दोनों एक दूसरे को हर कमी कोताही के साथ कबूल करते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे पर से पुरखुलूस मोहब्बत करना नहीं छोड़ते। वो रात इसने अपनी माँ के साथ बहुत सी बातें करते गुजारी। अगले रोज़ शाम नमाज मगरिब के बाद इसका निकाह इब्राहिम हमीद के साथ पढ़ा दिया गया। निकाह की तकरीब में इसके वालिद असलम ने भी शिरकत की थी। खाने के फ़ौरन बाद बशरा साहिबा ने इजाज़त तलब की थी और ऐसे रानिया असलम माँ बाप की दुआओं भाइयों के प्यार के साथ तले रुखसत होकर इस अनजान शख्स के साथ रुखसत होगी, जो अनजान होकर भी सबसे करीबी बन गया था, जिसके मतलब वहाँ मौजूद हर इंसान ने किसी रियासत के शहजादे होने का गुमान किया था। घर आकर इब्राहिम अपने कमरे में बंद हो गया। बशरा साहिबान की बेटी हुमा और चंद मेहमानों के घेरे में बैठी रानियाँ आते साथ ही शोहर के लातुल्लुक अंदाज पर अंदर से घबराहट का शिकार हुई। चंद एक जो मेहमान रह गए थे, इनके जाने के बाद बशरा साहिबा ने बेटी से रानिया के बच्चों से मिलवाने के बाद इसके कमरे में छोड़ने का कहा, जिस पर वो अपना भारी लहंगा संभालती हुमा की तकलीद में बच्चों के कमरे की तरफ चलती, जहाँ दोनों बच्चे शाम 7 बजे से महबे ख्वाब थे। एक नजर इन्हें देख कर वो आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करती रानिया को अपने साथ बाहर ले आई। बड़ा बेटा लाइक 5 साल और छोटा राहील 2 साल का है। माँ की वफात पर राहील महज 4 माह का था, इसीलिए कॉरिडोर से गुजरते हुए अफसोस से बोली। रानिया को कुछ लम्हे कबल देखे ख्वाब खरगोश के मज़े लूटते इस मासूम कुल गोथना सा बच्चे के लिए दिल से अफसोस हुआ, जो माँ की ममता भरे एहसास से सारी ज़िंदगी के लिए महरूम हो चुका था। दोनों में से किसी एक के साथ रहना कैसा होता है, ये रानिया अच्छे से जानती थी।
मुझे उम्मीद है कि तुम इन सब ऐशो इशरत में गुम होकर अपने यहाँ आने के मकसद को नहीं भूलोगी और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखोगी। मम्मी को किसी भी किस्म की शिकायत का मौका ना देना। उन्होंने बहुत मुश्किल से इब्राहिम को इस रिश्ते पर राज़ी किया है, वरना वो तो मान ही नहीं रहा था। कुछ गलत करके तुम मम्मी को इसके सामने शर्मिंदा मत करना। कॉरिडोर के बस में एक दरवाजे के बाहर रुकते वो गोया हुई थी। रानी को इसकी तमाम बातें सही लगने के बावजूद दिलो दिमाग में एक तकलीफ का एहसास हुआ। ये तुम्हारा और भाई का रूम है, अब अंदर जाओ। तुम्हारा और भाई का रूम है, अंदर जाओ कहकर हमारा दरवाज़ा खोलते मंजर से ऐसे गायब हुई जैसे हाथी के सर से गधे के सर के सर से। वैसे हाथी के सर पे भी नहीं होते मेरे ख्याल में नहीं होते। चंद मिनट में ही खड़े हिम्मत मजतमा करते वो गहरी सांस भरती कमरे में दाखिल है जो अंदर से खाली था। थोड़ा पुरसकून होते वो आहिस्ता आहिस्ता चलती बेड के करीब आई। क्या कभी मैं भी इस तरह दिल से मुस्कुरा सकूंगी? बेड की दाएं तरफ बैठते इसकी नज़र साइड टेबल पर रखे लकड़ी के फ्रेम पर पड़ी जिसमें मौजूद खिलखिलाती हुई लड़की को देखकर वो महज यही सोच सके। बालकनी में अंधेरा था, वो वहीं खड़ा था। अंधेरे का ही कोई हिस्सा मालूम होता था। गहरी होती रात के साथ बाहर काफ़ी ठंड हो गई थी, मगर वो सर्दी की शिद्दत से बेनियाज खड़ा खला में कहीं दूर घो रहा था। जिस्म को मुंजमद करती सर्दी और इब्राहिम हमीद के मुंजमद एहसासात में पिछले कुछ घंटों से एक जंग छिड़ी थी। वक्त गुजरता चला जा रहा था, मगर वो आज भी वहीं खड़ा था जहाँ वो इससे 2 साल पहले छोड़ गई थी। खुद से नाराज पछतावों में घिरा। शादी का फैसला इसके लिए काफ़ी मुश्किल था। वो तो शायद कभी इस बारे में सोचता भी ना, अगर इसकी हालत से परेशान मम्मी से बच्चों के जरिए इमोशनल ब्लैकमेल ना करती। अच्छी भली मम्मी का कहना था कि इनकी ज़िंदगी का कुछ मालूम नहीं, वो आज है कल नहीं, इसलिए वो अपने मरने से पहले बच्चों को महफूज हाथों में सौंपना चाहती हैं। पहले तो वो मम्मी की बात को नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन फिर जब एक रोज़ घर आने पर इसने मम्मी की गैर मौजूदगी में महविश की आखिरी निशानी बच्चों को मुलाजमों के ताब का निशाना पाया, तो इसे फैसला करने में 2 पल लगे। शायद मम्मी ठीक कहती थी, इसके बच्चों को वाकई एक माँ की ज़रूरत है जो इन्हें ज़माने के सर्दो गर्म से बचा सके। ये ख्याल आते इब्राहिम को इस लड़के का ख्याल आया जो आज इसके निकाह में आई थी। क्या वो लड़की बच्चों से पुरखुलूस मोहब्बत कर सकेगी? मम्मी ने इसकी तारीफ़ें तो बहुत की थी, पर अगर इस शादी का मकसद पूरा ना हो सका, अगर वो एक अच्छी माँ ना बन पाई, तो फिलहाल इसने इस तो के आगे सोचने का इरादा मुलतवी करते वो ग्लास तोड़ खेलता कमरे में दाखिल हुआ जो कि बाहर के बैरक सीटर चलने के बाद गर्म था। पर्दे बराबर करते इसकी नज़र बेड पर बैठे वजूद पर पड़ी। इस सारे अरसे में वो इसे पहली बार फुर्सत से देख रहा था, जो कि इसे बताई गई उम्र से 6-7 साल छोटी ही नजर आ रही थी। आछी रंग के कामदार लहंगे में मलबूस वो हल्की फुल्की तैयारी के बायस से चारों शाने चित करने की तैयारी कर आई थी। इसके होशरुबा हुस्न से नज़रें चुराते वो इसकी जानिब बढ़ा, जो हाथ में पकड़ी तस्वीर में इस कदर गुम थी कि इसके आने का कोई नोटिस ना लिया था। ये मेरी बीवी की तस्वीर है। अपने करीब मर्दाना आवाज़ सुनते वह हड़बड़ा कर उछलने के अंदाज में खड़ी हुई और बुरा हुआ। इसी हड़बड़ाहट में हाथ में पकड़ा फ्रेम ज़मीन बोस हुआ। छनाक की आवाज़ के साथ शीशा टूटता रेजा रेजा हो गया। रानिया ने सहमी नज़रों से सामने खड़े शख्स को देखा जो लबीजे इसे घूर रहा था। वो सॉरी, गलती से गिर। इसने टूटे फूटे लफ्ज़ों में माफ़ी मांगनी चाहिए। शट अप, झूठ मत बोलना, तुमने जानबूझकर तोड़ा है। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझे क्या पावर करवाना चाह रही हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी ये बात भी तुम याद रखना, मेरी बीवी सिर्फ महविश थी, इसकी ये जगह कोई नहीं ले सकता। बेहतर होगा अगर मेरे अपने दिमाग में पलने वाले ऊट पटांग ख्यालात को तुम खुद ही निकाल दो, वरना मैं निकालने पर आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इन 2 सालों में अपने अंदर जमा हुआ सारा गुस्सा इब्राहिम इस पर उंडेलता चला गया। हैरत से गंग खड़ी रानिया इसे सुन रही थी। पहली मुलाकात में इसके अंदर बदगुमानी। तुम यहाँ किस लिए लाई गई हो? इसने चबा चबा कर पूछा। डरो घबराहट के मारे रानिया को समझ नहीं आई कि वह क्या कहे, इसलिए खामोश रही। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जवाब ना मिलने पर जा रहा ना अंदाज में इसका आवाज़ बोझते वह सर्द लहजे में बोला। इसकी सरकत पर एक पल को रानिया ने निगाहें उठाए सामने खड़े अपने खूबरू शोहर को देखा, जिसका चेहरा इस वक्त गुस्से की शिद्दत से लाल पड़ रहा था। लम्हे भर को दोनों की निगाहें चार हुई। इसके नम आंखों में रकम दर्द देखते इब्राहिम ने लम्हे के ज़ार में हिस्से में इसका हाथ छोड़ा, रुख मोड़ गया। तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? क्या बच्चों की तरह तुम्हें भी हर चीज़ का बताना पड़ेगा? जाओ जाकर चेंज करो। अचानक आने वाले बेइंतहा गुस्से पर काबू पाते हुए गहरा सांस खींचकर चेहरे पर हाथ फेरते गोया हुआ। इब्राहिम के कहने पर इसकी साइड से निकलती वो फौरन कमरे में मौजूद ड्रेसिंग रूम से महल बाथरूम में बंद हो गई। इसने नीचे झुकते किरची हुआ फ्रेम उठाया और तस्वीर निकालते फ्रेम डस्टबिन में फेंका। तस्वीर हाथ में पकड़े वह जर्दगी से अपनी जगह पर दराज हो गया। लगभग 20 मिनट बाद बहुत चीज़ से आज़ाद सब्ज रंग के गर्म सूट में मलबूस बाहर आई। सूजी आंखें इसके रोने की चुगली खा रही थी। तो मेरे सवाल का जवाब दो। बगैर इसकी जानिब निगाह किए बेड पर लेटा इब्राहिम बोला, मैं यहाँ आपके लिए। इस अरसे में वो खुद पर थोड़ा काबू पा चुकी थी
और बच्चों के लिए आई हूँ। इसके आगे के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। गलत। तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम जानते हुए भी इब्राहिम ने अनजान बनते पूछा। मकसद इस पर इसकी हैसियत वावर करवाना था। रानिया, वो बेतासर अंदाज में बोली। ओके, तो रानिया मोहतरमा, मैं तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर नहीं लाया। तुम्हें यहाँ महज बच्चों के लिए लाया गया। तुम्हारा काम सिर्फ बच्चों का ख्याल रखना है, जिसके बदले में तुम्हें अपना नाम, इस घर की छत दूंगा और तुम्हारी सारी ज़रूरियात पूरी करूंगा। इससे ज़्यादा कि ना मैं तुमसे और ना तुम मुझसे उम्मीद रखना। मैं इंतहाई बेरुखी बरत रहा था। जी। माँ की नसीहतों को दिल से लगाए सोने की घर से बैठ के दूसरी तरफ आते वो बोली, यहाँ क्या आ रही हो? यहाँ कहाँ आ रही हो? इधर तुम्हारी जगह नहीं है। इसलिए दूसरी तरफ का तकिया दुरुस्त करते थे एक सीधा लेटा इब्राहिम इसकी जानिब रुख करते बोला। इब्राहिम के बाद प्राणियों की इंतहाई सबकी महसूस हुई। अभी तो बताया है बच्चों के लिए लाई गई हो, तो तुम्हारी जगह भी इन्हीं के कमरे में है। जाओ, शाबाश, कहकर साइड लैंप बंद करते हुए रुख मोड़ कर लेट गया। अपने बेकाबू होते आंसू को रोकती हुए तेजी से कमरे से बाहर निकलने लगी। जब इब्राहिम की आवाज़ पर से रुकना पड़ा। सुनो, जाते हुए लाइट्स बंद कर देना। फौरन लाइट बंद करते वो बाहर निकल गए। पीछे बेड पर करवटें बदलता इब्राहिम सोने की कोशिश करने लगा। आज 1 माह 4 दिन बाद इसकी वापसी हुई। घर में मुनक्कद की गई वलीमा की छोटी सी तकरीब के अगले दिन ही वो वापस लाहौर ड्यूटी पर चला गया था। रात मम्मी की कॉल आई थी जो हुमा के पास कराची जा रही थी। इनकी गैर मौजूदगी का सोचकर इसे मुलाजमा वाला वाक़या याद आया और फिर इसने फ़ौरन घर जाने का फैसला किया। दिल में मौजूद रानिया के लिए बदगुमानी अगले रोज़ शाम तक इसे घर ले आई थी। दिन भर की ड्यूटी, इसके बाद लंबा सफ़र। वह शाम 7 बजे थका हारा घर पहुंचा। घर आते फ्रेश होने से कबल इसने राहिल से मिलना चाहा। लाइक को मम्मी अपने साथ ले गई थी। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो सारा घर अंधेरे और सन्नाटे में डूबा था। लाइट चलाते अपना सफरी बैग वहीं टाउन में छोड़ा, कॉरिडोर की जानिब बढ़ा जिसके आगाज में बशिया साहिबा के कमरे से महलक बच्चों का कमरा था। मगर ये क्या, वजह ही कमरे के करीब पहुंचा इसे राहिल की ऊंची ऊंची रोने की आवाज़ सुनाई दी। इसके खदशात दुरुस्त साबित हुए। इब्राहिम को सारी सूरत हाल समझने में लम्हा लगा। वो शदीद इश्तियाल के आलम में बच्चों के रूम में पहुंचा। अंदर दाखिल होते जो मंजर इसे देखने को मिला वो इस पर उलझ कर रह गया। फौरन से बिस्तर आगे बढ़ते इसने रानिया से राहिल को छीनने के अंदाज में पकड़ा जो इसे अपने साथ लगाए खुद भी बेआवाज़ ज़ारों के दार हो रही थी। राहिल को कंधे से लगाते इसने इसकी कमर थपथपाई जो बाप के पास आने पर कुछ पुरसुकून हुआ था। मेरा बेटा बस चुप, कुछ भी नहीं हुआ, बाबा आगे हैं। वो राहिल के साथ रजाई ओढ़कर लेटी इसे सुलाने की कोशिश कर रही थी जिसके फिल वक्त सोने के कोई इरादे ना थे। इन कुछ दिनों में वो लाइक से ज़्यादा राहिल के करीब हो गई थी। लाइक बड़ा होने के बाद स्कूल से आने के बाद अपनी दीगर सरगर्मियों में मसरूफ़ रहता। तमाम कामों से फारिग होकर इसके पास जो टाइम बचता वो खेल कर या अपनी दादी के पास वक्त बैठ कर गुजार देता। रानिया के पास वो महज सोने या खाने पीने की घर से आता, जबकि छोटा राहिल सारा दिन रानिया को खुद में मसरूफ़ रखता। इस वक्त भी वो राहिल की छोटी छोटी शरारतों में मुस्कुरा रही थी जब इसका फ़ोन बजा। अपने से छोटे आसम की कॉल देखकर इसने फ़ौरन कॉल रिसीव की। हेलो, वो बोली। रानिया, बच्चे अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, हम इन्हें लेकर DHQ अस्पताल आए हैं, हो सके तो जल्दी अस्पताल पहुंच जाओ। वो फ़ौरन बोली, क्या हुआ आसम? आसम, अम्मी को क्या हुआ है? रानिया ने बेताबी से पूछा, लेकिन तब तक आसम कॉल काट चुका था। फ़ोन की दूसरी जाने मौजूद आसम ने इसे जो खबर सुनाई वो एहसास रानिया की उचांकता करने को काफ़ी थी। बात ही कुछ ऐसी थी। इसने भीगा चेहरा उठाकर अपने शोर को देखा। तेवरियाँ चढ़ी हुई थी। सुरख चेहरा और माथे के दरमियान की एक रग मसलसल फड़क रही थी। वो शोला बरसाती नजरों से चेक हो रहा था। ये क्या ड्रामा है? तुमने मेरे बेटे को क्या कहा है? ज़रा सी भी अकल नहीं है? जानते हो तुम्हारे इस ड्रामे से बच्चे के जिन पर क्या असर पड़ेगा? फ़ौरन उठो और मुँह धो कर आओ। वो बगैर इसकी सुने दबे दबे लफ्ज़ों में बोला, न जाने कौन मर गया जो यूँ ववेला में जा रखा है। कंधे से लगाए राहिल को थपकते वो सर चटकता बड़बड़ाया, मेरी अम्मी हॉस्पिटल में है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ मुझे इनके पास ले जाए। वो रोने के बायस फीकी आवाज़ में इल्तिजा करती बोली, क्या हुआ है? इस्तफसार करते इसके दुपट्टे से बेनियाज वजूद को देखते इब्राहिम ने दानिस्ता निगाहों का रुख बदला। मुझे नहीं पता, अभी थोड़ी देर पहले आसम का फ़ोन आया था, इसने कहा कि जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। अब कोई मेरा फ़ोन नहीं सुन रहा। मैंने ड्राइवर को कॉल की थी मगर वो अभी तक नहीं आया है। रानिया ने रोने के दरमियान बताया, ओके, मैं राहिल को लेकर गाड़ी में हूँ, तुम आ जाओ। अपनी दिन भर की थकावट को साइड पर रखते वो दरवाज़ा खोलता बाहर निकला। वैसे तो अच्छा है जी, कहते इसने जल्दी से पहले से बेड पर रखी अपनी चादर ओढ़ी। मोबाइल उठाते वो बाहर जाने लगी कि याद आने पर पलटते राहिल के लिए जैकेट निकाली और बाहर की जाने भागी। आजकल सर्दियाँ अपने जोरों शोरों पर थी। मगरिब की अजान होते अंधेरा छा जाता था। शाम के वक्त चलती बर्फीली हवाएं दर्जा रात में कमी का बायस बनती। गाड़ी फराटे पर तेज जाने बेचाने रास्तों पर से गुजर रही थी। गाड़ी के अंदर के खामोश माहौल में कभी कभी रानिया की सिसकियाँ बढ़ने लगती। खामोश माहौल में वो रो कर नढाल हो चुकी थी। गोद में बैठा राहिल पुरशोक निगाहों से सड़क पर चलती दौड़ती गाड़ियां देख रहा था। इसके मुसलसल रोने से थोड़ा परेशान ड्राइविंग सीट पर बैठा इब्राहिम नाक की सीट में गाड़ी उड़ाए जा रहा था। हॉस्पिटल इनके घर से 15 मिनट की मुसाफत पर था। अभी उन्होंने आधा रास्ता तय किया जब रानी का फ़ोन बजा, जिसकी रानी को कुछ खबर ना थी। रानिया इसके दोबारा पकाने पर रानिया ने गुमसुम निगाहों से इब्राहिम की जानिब देखा। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, कॉल पिक करो। इसके कहने पर रानिया फ़ौरन कब से बजते फ़ोन की जानिब मुतवज्जो हुई। आसम की कॉल थी। हेलो, इसने फ़ोन उठाया। जी, मैं रास्ते में बस आ रही हूँ। किसके साथ आ रही हो? एयरपीस साथ ही आसम की भारी आवाज़ इब्राहिम को सुनाई थी। इनके साथ आ रही हूँ। आसम, क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं लग रही।
रानियों को अपने दिल में होल उठते महसूस हुए। ये आसम से बात करें, वो मुझे कुछ बता नहीं रहा, कह रहा है आपसे बात करनी है, इसे पूछे क्या हुआ है। इसके फ़ोन बनाने पर इब्राहिम ने गाड़ी साइड पर पार्क करते फ़ोन थामा। ठीक, हम आ रहे हैं। दूसरी जानिब से, ने जाने आसम ने क्या कहा था कि इब्राहिम ने फ़ोन रखते गाड़ी रिवर्स की, क्या हुआ है, हम वापस क्यों जा रहे हैं, इसने क्या बताया है। रानिया ने बेचैनी से इस तरह भी कैफियत में पूछा। बाबा लोन गुब्बारा लोन लेना। राहिल ने सड़क पर खड़े गुब्बारे वाले के हाथ में पकड़े रंग बिरंगे गुब्बारों को देखते फरमाइश जाहिर की। राही अभी नहीं, बाद में। गाड़ी आगे बढ़ाते हुए लम्हों में गुब्बारे वाले को पीछे छूट गया। मामा राहिल को लोन लेना। बाप की तरफ से साफ इनकार पर वो रानिया को देखते मासूमाना अंदाज में कहने लगा। इब्राहिम राहिल के मुंह से मामा लफ्ज सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। आप बता नहीं रहे। रानिया इसकी तरफ वजह होती तो कुछ कहती, वो तो इस वक्त टिकट से बेगाना इब्राहिम को तक जवाब की मुंतजिर थी। सब ठीक है, तुम्हारी मदर घर आ रही है। इब्राहिम ने सटालना चाहा मगर रानिया से हकीकत समझते हिचकियों के साथ रोने लगी। साथ ही गुब्बारा ना लेकर देने पर राहिल भी जिद में रोने लगा। इब्राहिम तो यकदम बुखला गया। इसे समझना ही गाड़ी चलाए या इन दोनों को चुप करवाए। फरवरी की इब्तिदा के साथ मौसम में तब्दीली रोनमा हुई थी। दिन भर निकलने वाली धूप से सर्दी में काफ़ी हद तक कमियाँ वाक़ हुई थी। बेटा वीकेंड है, तुम आ जाओ, रानिया को भी वापस ले आना। लॉन्च में बैठी बशरा साहिबा सामने कलीन पर खेलते बच्चों को प्यार भरी नजरों से देखती, निगाहों से देखती बोली, रानिया अभी तक वापस नहीं आई। इसे हैरत हुई। 2 दिन बाद वो वापस लाहौर चला गया था। इस बात को 20-22 रोज़ हो चुके थे। नहीं, अभी वही है। मेरा 2-3 मरतबा चक्कर लगा है तो आप इसे ले आती। मैं ले तो आती पर वो बहुत गमगीन थी। माँ की अचानक मौत का इसे काफ़ी गहरा सदमा पहुँचा है। यहाँ आकर खुद को संभालती हैं बच्चों को, इसलिए मैंने वहीं अपनों में रहने दिया। चले, मैं फिर कल चक्कर लगाता हूँ। आप इसे कहें कि घर आ जाए। मैं क्यों कहूँ, तुम शोहर हो, तुम कहो। शादी के बावजूद इब्राहिम की वही लातल्लुक रूटीन देखकर बशरा साहिबा बरहम होकर बोली, क्यों, आपके कहने पर वो नहीं आएगी। इब्राहिम कुछ दिखा हुआ, आ तो फ़ौरन जाएगी। मगर बेटा, कुछ अगर तुम्हें याद हो तो मैं कभी तुम्हारे और महविश के बीच नहीं बोली थी। यहाँ बोलने की घर सिर्फ तुम्हें याद दिलाना है कि अब तुम एक बार फिर बीवी वाले हो गए हो। कुछ इस पर तो बच्चा दो। दूसरा, राहिल भी रानी की गैर मौजूदगी में आजकल काफ़ी तंग करने लग गया है। नादानस्ती में महविश की जुदाई का गम ताज़ा करते हुए उसको बीते वक्त की याद दिला के कल मुलाकात होगी। आगे से इतना कहते इसने फ़ोन रख दिया। अगले रोज़ जब दोपहर में इब्राहिम की वापसी हुई तो इसके हमरा रानिया को देखकर बशरा साहिबा को काफ़ी खुशी हुई। राहिल तो आते साथ रानिया से लेपट गया। बाप को इसने कोई लिफ्ट ना करवाई। लाइक भी इससे अच्छे से मिला। बच्चों को देखकर काफ़ी दिनों बाद रानिया थोड़ा मुस्कुराई। खाने का वक्त था। थोड़ी देर बैठ कर टेबल लगने पर सब खाने के लिए उठ गए। खाना अच्छे माहौल में खाया गया। लंच के बाद इब्राहिम और बशरा साहिबा आराम के घर से अपने कमरे में चले गए, जबकि रानिया बच्चों को लेकर इनके कमरे में आ गई। वो दोपहर के खाने के लिए सब्जी बना रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। तो 2 बार दस्तक होने पर जब कोई उठकर ना गया तो मजबूरन वहीं हाथ धोते दरवाज़ा खोलने को पड़ी। दरवाज़ा खोलते सामने इब्राहिम को खड़ा देख वो चौंक उठी। आप यहाँ? वो रास्ता छोड़ती बोली, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो घर चलें। वो वहीं खड़ा बोला, चलते हैं, आप अंदर तो आएँ, मुझे अपना सामान वगैरह भी पैक करना है। तुम्हारे पास फ़ोन है? पैंट की जेब में हाथ डालते अंदर दाखिल होते वो बोला, जी। इसने ना समझी से जवाब दिया। ये जानती हुई कि इसके पास फ़ोन है। इब्राहिम ये सवाल क्यों कर रहा है वो समझ ना पाई। तो मुझे अपना नंबर किसने देना था? इसने खुशमगी अंदाज में पूछा। 10 मिनट में पैकिंग करो। इतने में बच्चों के जरिए इब्राहिम की आमद का सुनकर दोनों भाभियाँ भी मुस्कुराती बाहर आई। अच्छा, ये मुझे लगा वो वापस आ गई है। वापस तो आ गई थी क्योंकि वो उससे लिपट नहीं गया था। मेरे ख्याल में ये सीन मतलब वो कैसे वापस आई, वो उसे कैसे लेने गया, ये वापस दिखाया है। जो पिछले 10 दिनों में महज खाना खाने की घर से बिस्तर छोड़कर कमरे से निकलने की जहमत करती, इतने रंजो आलम के आलम में दोनों की इस लापरवाही से रानिया का दिल दुखा था। इनके रवैये ने इसे ये बात अच्छे से बावर करवा दी थी कि अब ये इसका घर नहीं है, मगर न जाने क्यों समझने के बावजूद भी इस घर ना जा पाई जो इसका अपना था। शायद इसलिए कि वो इसके कुछ अरसे में अपना महसूस ना करवाया गया था, या फिर वो अपनी सास या इब्राहिम की आमद की मुंतज़िर थी कि वो खुद इसे लेने आए। और आज यूँ अचानक इब्राहिम को देखकर इसके अंदर ही अंदर खुशी का एहसास जागा। अब इसे अपनी बीवी नहीं मानता था, मगर रानिया के लिए तो निकाह होते ही वो इसका शोहर, इसका सब कुछ था। भाभियों के बहुत कहने के बावजूद वो ज़्यादा ना रुका। जैसे ही रानिया सामान पैक करके आई, वो जाने को उठ खड़ा हुआ। मामा, अब दोबारा तो नहीं जाएंगी? लाइक की आवाज़ पर ख्यालों में डूबी रानिया ने इसे हैरत भरी खुशी से देखा। लाइक के मुंह से खुद के लिए माँ का लफ्ज़ सुनकर इसे इत्मीनान का एहसास हुआ। नहीं बेटा, मैं इसके बाल संवारते बोली, मैंने और राही ने आपको बहुत मिस किया था। मुझे लगा आप भी महविश मामा की तरह कभी वापस नहीं आओगी। अपनी टॉय कार के टायर घुमाता वो बोला, नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं सोचना, अब मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। अपनी जगह से उठकर इसे खुद से लगाते वो बोली, मामा मेरी है, राही की मामा। राहिल को दोनों का प्यार एक आंख ना पाया, तेज़ी से अपनी गाड़ी छोड़ता रानिया से लिपटते लाइक को पीछे करने लगा। राही नहीं, मामा दोनों की है, लाइक भाई है, ऐसे नहीं करते। राहिल को हाथ पकड़ते इसने दोनों को अपनी ममता भरे आगोश में भर लिया। ये अगले दिन शाम की बात ही, दूर सुरमई आसमान के वस्त में बादलों का बड़ा सा झुंड नजर आ रहा था कि छोटे छोटे झुंड इस बड़े झुंड की तरफ बढ़ रहे थे। वसी सरसब्ज़ लॉन में लगे मोतियों के फूलों की ताज़ा महक हर सू फैली थी। रानिया लॉन में रखी चेयर्स में से एक पर बैठी बेआवाज़ रो रही थी। माँ की याद में यूं ही वक्त बे वक्त इसकी आंखें भीगती रहती।
भीगी रहती। इसे यूं बैठे बैठे काफ़ी वक्त बीत गया था। सामने टेबल पर बड़ा चाय का मग कप का ठंडा हो चुका था। बच्चों को बशीरा साहिबा अपने साथ मोल लेकर गई थी। इनके बहुत कहने के बावजूद वो तबीयत खराबी का बहाना करके घर रुक गई थी। इब्राहिम भी सवेर का निकला हुआ था। इस वक्त घर में वो और एक चंद एक मुलाजिम थे। हार्ट की आवाज़ पर अपने कमरे से निकलते चौकीदार ने जल्दी से गेट खोला। इसने अपने आंसू पोंछ डाले मगर वहीं बैठी रही। इब्राहिम गाड़ी से निकलता अंदर जाने लगा। जब इसकी निगाह लॉन में बैठी रानिया पड़ी जिसकी इसकी तरफ उठ थी। वो बिला इरादा अंदर जाने के बजाय वहाँ इसके पास चलाया। कुछ देर खामोशी से सिर झुकाए बैठी रानिया को देखता रहा। नम बदामी आंखें सुरखनाक इसके रोने का पता दे रही थी। हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबी टेबल की सतह बजाते रानियों को अपनी आमद से आगाह करता वो इसके साथ रखी चेयर पर बैठा। क्या हुआ? इसकी तरफ से बेतवज्जही पाकर वो पूछ बैठा। कुछ नहीं। सर झुकाए हुए हाथ में पहनी अंगूठी को आगे पीछे करते वो बोली, कुछ नहीं हुआ तो कि यहाँ बैठकर शौकिया रो रही हो? मुझे मेरी अम्मी की याद आ रही है। इब्राहिम के गुस्से के पेश नज़र इसने साफ बात कही क्योंकि इसके बदलते मिजाज का मालूम ना होता। मैं चाहूँ तो इस वक्त तुम्हारा गम ताज़ा है मगर इस तरह यूँ सबके बीच बैठ कर रोगी तो हर कोई मुख्तलिफ मायनी अख्ज़ करेगा। इसका इशारा वहाँ चलते फिरते मुलाजमों की तरफ था। इब्राहिम की बात पर एक बार फिर नम आंखें साफ करते रानी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वो ठंडा पड़ा चाय का मग उठाने लगी कि जाने इब्राहिम ने इसकी कलाई थाम ली। इसे बात के दरमियान रानी का यूँ उठना पसंद आया। ये सब इतना अचानक हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह दंग रह गए। अगले लम्हे इसकी नाजुक कलाई छोड़ते वो भी अपनी जगह छोड़ता खड़ा हुआ। कुछ खाती पीती हो कि नहीं? अपनी सेहत का ख्याल रखो। खुद बीमार होगी तो बच्चों को कौन देखेगा? इस अजीम गम का असर इसकी सेहत पर भी हुआ था। वो इब्राहिम को पहले से काफ़ी कमज़ोर लगी। छिड़कने के अंदाज में कहते इसने अपने कुछ पल पहले हुई बेख्तियारी का असर ज़ाहिर करना चाहा और फिर बगैर इसकी सुने वो रानिया से पहले लॉन में बूर करता अंदर चला गया। जबकि साकित खड़ी रानिया बीवी अपनी कलाई पर इसके दहकते लम्स का एहसास महसूस कर रही थी। इब्राहिम ने बाद में क्या किया कहा इसे कुछ ना सुना। वो इससे एक लम्हे की कैद से आज़ाद होती तो शायद कुछ सुन पाती। रात वो बच्चों को सुलाकर फारिग हुई कि कमरे का बंद दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकती बशरा साहिबा ने से इशारे से बाहर बुलाया। नाइट बल्ब की रोशनी में सोए बच्चों पर एक नज़र डालते दुपट्टा लेते वो बाहर आई। जी आंटी। राहदारी बूट करते हुए लाउंज में जहाँ बड़े सोफों में से एक पर बड़ा जवान बशरा साहिबा इसी का इंतजार कर रही थी। बच्चे सो के इसके पास बैठने पर उन्होंने दरियाफ्त किया जी कुछ देर पहले ही सोए हैं। वो बेमकसद कमीज़ के डिज़ाइन पर उंगली फेरते बोली। रानिया घर बच्चों सब में सही से एडजस्ट होगी, कोई मसला तो नहीं हुआ? आखिर इतने टाइम बाद ये सवाल करना याद आ ही गया। सवाल का एक मकसद इसको जांचना था कि वो क्या जवाब देती है। अल्लाह का शुक्र है बशीर साहिबा की इसके शफाफ दाग चेहरे पर नजर न ठहर रही थी। इन्हें अपने इंतखाब पर हौसला वो महविश से की ज़्यादा खूबसूरत थी। बेटा इब्राहिम हफ्तों बाद गिनती के 2 दिन घर आता है, इनमें थोड़ा इसे भी तवज्जो दिया करो। मैंने देखा है कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ बच्चों पर होता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम इस घर में बच्चों की माँ के साथ इसकी बीवी बन के आई हो। इसे टाइम दो, इसके साथ वक्त गुजारो ताकि वो जल्दी जल्दी यहाँ आया कर। उम्मीद है तुम मेरी बातें समझ रही होगी। रिश्ते के वक्त कहीं अपनी बात को भुलाते उन्होंने इस रिश्ते का नया मकसद समझाया। जी समझ गई। बामुश्किल लबों को खींचते वो मुस्कुरा कर बोली, और इसके अलावा इन्हें कहती भी तो क्या? चलो फिर बाकी बातें बाद में, रात बहुत हो गई है, तुम भी अपने कमरे में जाओ। वो कहकर खुद भी इसका कंधा थपकते हुए जाने को उठी। बेटा ये बच्चों के कमरे का रास्ता है, तुम्हारा कमरा दूसरी तरफ है। इसको वापस बच्चों के कमरे में जाता देख वो बोली। रानिया तो इस अचानक सूरत हाल पर कशमकश का शिकार हुई। अब क्या करे बेचारी रानिया। ओके जी, जाओ बेटा इसे वहीं खड़ा देख वो बोली। आंटी बच्चे के लिए इसने कहना चाहा, बच्चों की तुम फिक्र मत करो, वो मैं अपने रूम में खुले वाला दरवाज़ा खोल लूँगी। फिलहाल तो बच्चे नहीं उठेंगे और अगर उठ भी गए तो इनकी दादी देख लेगी। तुम बच्चों के अब्बू को देखो। अब तो कोई बहाना ना रह गया था। मजबूरन रानी इब्राहिम के कमरे की तरफ बढ़ी। इसका उठने वाला हर कदम मन भारी हो रहा था। जब वो धीरे से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई तो सारा कमरा अंधेरे में डूबा था। इब्राहिम जो कभी करीब 10 मिनट कबल ही लाइट्स बंद करते सोने के लिए लेटा था, अचानक दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर से आती रोशनी में रानिया को देखने लगा। कोहनियों के बल बैठ कर ऊंचा होकर बैठा और साइड टेबल पर बड़ा लैंप रोशन किया। सब खैरियत? तशवीश ज़्यादा लहजे में बोला। जी वो तशवीश ज़्यादा लहजे में बोला। जी सरासीम की इसे कहती रानिया मुड़ी और कुछ दूर खड़ी इसे ही देखती। आंटी को मरे मरे अंदाज में सर हिलाते मुस्कुरा कर देखते दरवाज़ा बंद किया। तो फिर क्या चीज़ तुम्हें रात के इस वक्त मेरे कमरे में ले आई? वो अब हाथ सीने पर बांधे टेक लगा कर बैठ गया था। आपकी अम्मी? क्या मम्मी? यहाँ आकर पूरी बात बताओ। इसने अपनी करीब जगह बनाते आशफितगी से कहा। ऐसे लफ्ज़ में पहली बार पढ़ी हूँ। सरसीमगी तो मैंने पढ़ा था, लेकिन ये आशफितगी पहली बार पढ़ी हूँ। रानिया चलते हुए इसके पाँव के करीब बेड पर बैठ गई। उन्होंने कहा कि मुझे आपको वक्त देना चाहिए। रानिया की बात पर इस्तसाइया हंसा मगर बोला नहीं, ताकि आप यहाँ जल्दी जल्दी आएँ। बच्चों के अलावा भी मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। बशरा साहिबा के अल्फाज इसे मनोअन बताकर वो सामने देखने लगी। मैंने तुमसे शादी के पहले रोज़ चंद बातें कही थी, वो याद है? इसने सारे अरसे में इस पर नजरें जमाए लेटने के अंदाज में बैठा इब्राहिम बोला। इस सारे अरसे में
अच्छे से याद है। अपनी मुतवक्का तस्लील के ख्याल से इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वेरी गुड, तो फिर उठो और यहाँ से जाओ। वो नहायत पुरसुकून अंदाज में आराम से बोला। आपकी अम्मी बाहर खड़ी मुझे देख रही थी। जब तक मैं अंदर नहीं आई वो वहीं खड़ी रही। उन्होंने बच्चों के रूम में खुलने वाला दरवाज़ा भी खोल दिया है। मैं नहीं चाहती हमारी आपस की बात बाहर जाए। इससे समझ नहीं जाए तो कहाँ जाए, आगे कुआं पीछे खाई। तो फिर क्या तुम यहाँ मेरे साथ रुकना चाहती हो? इब्राहिम का लहजा तंजिया हुआ। मैंने ऐसा नहीं कहा। कहा नहीं तो क्या, लेकिन मतलब साफ जाहिर है। मैं क्या करूं? इसने सारे मसले का जड़ से ही हल पूछा। जो कहा है वो करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, चाहते हो लाइट्स ऑफ करके जाना। कहकर वो सीधा हुआ, जिसके बाद कंप्यूटर में छुपा इसका पाँव हल्के से रानिया को लगा। रानिया करंट खाकर अपनी जगह से उठी, लाइट्स चलती छोड़कर तेज कदमों से बाहर चली गई, अपने पीछे कमरे का दरवाजा भी खुला छोड़ गई। ये इसका नाराजगी जाहिर करने का अंदाज था, पर वो नाराजगी भी किस पर जता रही थी जिसे कोई परवाह न थी। इब्राहिम को गुस्सा तो बहुत आया, मगर भी क्या। कंप्यूटर हटाकर ठा की आवाज़ के साथ दरवाजा बंद करते इसने बत्तियां बुझाई। वो महविश की जगह किसी को नहीं दे सकता था, वो इससे बेवफाई का मर्तकब नहीं हो सकता था, पर वो ये बात नहीं समझ रहा था कि मरे हुए से वफा निभाने के चक्कर में वो जिंदों से बेवफाई कर रहा है। यही चीज़ मैं कहती होती हूँ, मरे हुए की ख्वाहिश, ठीक है, आप किसी की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, लेकिन इस बात का शिद्दत से ख्याल रखें कि मरे हुए की ख्वाहिश में कहीं आप जो जिंदा है उनकी ख्वाहिशें ना मार रहे हो, उन्हें दुख ना पहुंचा रहे हो। क्योंकि मरे हुए को तो दुख नहीं होगा ना फिर, लेकिन जिंदा को तो होगा ना। अपने मामला अल्लाह के पास और आप सीधा जहन्नुम में, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन रानिया ने वो रात सर्दी में ठहरते लाहौर के सोफे पर बैठे रोते हुए सोती जागती कैफियत में गुजारती। अगले रोज़ सुबह सवेरे लाहौर के लिए निकलते इब्राहिम ने इसे उठाकर अपने कमरे में जाने को कहा। इस बात का बदला बच्चों से मत उतारना, मेरे बच्चों को कुछ मत कहना। निक्स के साथ तैयार खड़ा वो अपनी खुद साता ख्यालात के ज़रिए सर बोला। कुछ देर में ही बशरा बेगम साहिबा ने उठकर बाहर आ जाना था। मज़ीद किसी बात से बचने को वो बगैर कुछ बोले से नज़रअंदाज करती जूता पहनकर इब्राहिम और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि इब्राहिम उसके मूड दिखाने पर सर झटकते बाहर निकल गया। रानी को सोफे पर सोता देख इससे जो थोड़ी पेशेमानी हुई थी वो लहजा भर के बाद ख़त्म हो गई। आप लोग कहीं तो एक मरतबा में बाजी से बात करके देखो। इसने मुतफक्किर निगाहों से सामने सोफे पर बैठे परेशान हाल भाइयों को देखा। क्या बात करोगी तुम? क्या इन्हें ज़्यादा प्यारी हो? यह आसम था। आप समझ नहीं रही, उन्होंने हमें अपनी नाफरमानी की बर्दाश्त में हर चीज़ से आग कर दिया है। न जाने हम कौन से खता कर बैठे हैं। सर थाम कर बैठा वहीद भी दरमानदगी से बोला। कारोबार में हुए नुकसान के बायस इन्हें एक शख्स के पैसे लुटाने थे। वक्त कम पर रकम ज़्यादा थी, जिसका दोनों भाइयों से जब बंदोबस्त ना हुआ तो उन्होंने बाप से मदद तलब की, जिस पर असलम ने इन्हें अदालती दस्तावेज दिखा दिए, जिनके तहत इन तीनों बहन भाइयों को अपनी जायदाद से आग कर चुका है। जस्ट अ सेकंड, मुझे एक चीज़ देखनी है। मुझे लगता है कि मैं कोई चीज़ एपिसोड छोड़ तो नहीं रही, सो मुझे वो चेक करनी है। नहीं छोड़ रही। ओके। बाहर मिलकर आगे की कार्रवाई तय करने के लिए बड़ी भाभी के कहने पर उन्होंने रानिया को भी घर बुला लिया। इब्राहिम से बाकायदा मुलाकात के बाद भाभियां इसकी घर विदा हो गई थी, जिसके नतीजे में वो अपनी इकलौती ननद को अहमियत देने लगी थी। बरनामा के वफात के बाद भाभियों की तरफ से बढ़ती गई बेइतनाई वो भूली ना थी। बशरा साहब अपने ससुराली रिश्तेदारों में किसी की वफात पर दूसरे शहर गई थी। इब्राहिम लाहौर ड्यूटी पर था, तो ऐसे में रानिया बशीर साहब से पूछ कर बच्चों को अपने साथ ले आई। राहिल इसकी गोद में छुपा अपनी डंकी गाड़ी से खेल रहा था, जबकि लाइक बाहर आसम और वहीद के बच्चों के साथ खेल कूद में मशगूल था। हमारी गलती सामने है। मैंने मरहूमा को कहा भी था कि अब्बा जी को इनकी दूसरी फैमिली के साथ शादी पर मदऊ करें, पर आप लोगों की अम्मी ने मेरी बात को खास पसंद ना फरमाया। अब नताइज सामने हैं। बड़ी भाभी ने फ़ौरन मुंह बनाते कहा, भाभी आप हमें कहती, अम्मा से कहने की क्या ज़रूरत थी? इनके मिजाज का सबको मालूम तो है। वही तासुफ से बोला। हाँ, बस तैयारियों में मेरे जहन से निकल गया। वजह तो अब्बा जी ने कोई ऐसी ही बनाई होगी, मगर सब गवाह हैं। आसम और वहीद की शादी पर जब भी अब्बा जी की दूसरी बीवी आई, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। अम्मा ने बदमज़गी के डर से नहीं बुलाया होगा। रानियों को सबका मरहूमा माँ को कसूरवार ठहराना अच्छा ना लगा, इसलिए चर्चे माँ के दिफा में बोली। सही बात है, बड़े लोग हैं, कोई ऐसी वैसी बात हो जाती तो क्या इज्जत रह जाती। छोटी भाभी समझदारी से तायद में सही लाके बोली। बड़ी भाभी ने भी इनके हाँ में हाँ मिलाई। वो सब में बुरी नहीं बन सकती थी। वजह जो भी हो, वो हमारा मसला नहीं है। हमारा सरदर्द ये है कि एक महीने में इतनी बड़ी रकम कहाँ से इकट्ठी करेंगे। आसम ने सबकी वजह असल मसले की तरफ दिलाई। जो सच्ची बात है वो ये है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि अदालतों की झाड़ियों में फिरें। घर का चूल्हा जला लें या वकील की फीस भर लो। मेरे से तो एक काम हो सकता है। वही तंग आकर कहते हाथ उठ खड़ा हुआ। बड़ी भाभी ने कुछ कहने को लब खोले कि इतने में लाइक के रोने की बुलंद आवाज़ पर वो कहते कहते रुक गई। रानिया राहिल को सोफे पर बिठाते बाहर की जानिब दौड़ी, मगर सहन में खड़े रोते हुए लाइक को देखकर उसके अवसान खता हो कि जिसकी थोड़ी से तेजी से खून बहता नीचे गिरता
कच्चा सीमेंट का फर्श रंगीन कर रहा था। इसमें लाइक की तरफ बढ़ने की हिम्मत न हुई। आसम ने आगे बढ़कर से उठाया और करीबी डॉक्टर के क्लिनिक ले गया। रानिया सौ फिक्रों में घिरी वहीं सहन में मौजूद तख्त पर गिरने के इस अंदाज में बैठ गई। जाने मासूम बच्चे को कितनी चोट आई थी, कितनी तकलीफ में था, और सबसे बढ़कर इसकी दादी और बाप पे ये चोट देकर इसके साथ क्या बर्ताव करते इब्राहिम का तो सोच कर रानिया के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। अब तो ना ही आए तो अच्छा है। 2 महीने ही ना आए। वो वापस लौटा तो मुलाजमा के जरिए से मालूम हुआ रानिया बच्चों को लेकर बाहर गई है। वो सर हिलाता फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर इसने खाना भी खा लिया, मगर बच्चे अभी तक वापस ना आए थे। इसने रानिया को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया, मगर फिर इसे कॉल करने का इरादा करते ड्राइवर को कॉल मिले, जिससे मालूम हुआ कि रानिया बच्चों को लेकर अपनी अम्मी के घर आई हुई हैं। इसका ख्याल था कि यहीं कहीं पार्क या मार्केट तक गई होंगी, मगर बच्चों की इसकी इजाज़त के बगैर अपने मायके ले जाना इसे कुछ खास पसंद ना आया। इब्राहिम ने इनके लौटने पर रानिया से बात करने का सोचा और LED चला कर लाउंज में बैठते इनका इंतज़ार करने लगा। काफ़ी वक्त गुजर गया। स्क्रीन पर चलता फुटबॉल मैच, जिसे इसने कहीं दरमियान से देखना शुरू किया था, ख़त्म हो गया, मगर इन लोगों की वापसी ना हुई। अभी से बेचैनी होने लगी। इब्राहिम ने रिमोट कंट्रोल से LED बंद करते दोबारा ड्राइवर को फ़ोन को उठाया कि इतने में बाहर से बच्चों की गाड़ी के दरवाज़ा खुलने बंद होने की आवाज़ आ गई। वो फ़ोन रखता वापस LED चला कर इत्मीनान से बैठ गया। दाखिली दरवाज़ा खुला। अचानक बाप को सामने बैठा देखकर राहिल चेक कर इब्राहिम की तरफ भागा, जिसको इसने फ़ौरन गोद में बैठाकर प्यार किया। रानिया के साथ आता लाइक, जिसको इसने न जाने कितने जतन करके चुप करवाया था, बाप को देख एक बार फिर रोने लग गया। लाइक रोता हुआ इब्राहिम की जानी बढ़ा, जो इसकी थोड़ी पर हुई बैंडेज को तहीरो परेशानी से देखता खुद भी इसके पास आया। गोद में उठाए राहिल को नीचे उतारा और नीचे बैठते लाइक को देखो दोनों कदमों से थाम कर जो रो कर इसे अपनी चोट का बता रहा था। इसने गुस्सैनी निगाह पीछे मुजरिम बनी खड़ी रानिया पर डाली, जिसकी इसकी यूं गैर मुतवक्का आमद पर इसी हिम्मत भी जवाब देगी थी। बाबा मैं मम्मा के घर गया, मेरी चोट लग गई, बहुत ब्लड निकला। वो बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे बता रहा था। बस मेरा बेटा, मेरा बहादुर बेटा, रोना नहीं, बाबा जल्दी से आपकी चोट ठीक कर देंगे। इब्राहिम ने इसे उठाते अपने कंधे से लगाया। बाबा, राही ने लाइक को लॉलीपॉप दिया। इब्राहिम को लाइक से प्यार करते राहिल ने फट से अपना कारनामा बताते प्यार लेने की कोशिश की। इसके भोलेपन पर मुस्कुराते इब्राहिम दोनों बच्चों को लेकर सोफे पर बैठ गया। लाइक बेटा पानी पियो। रानी किचन से पानी का गिलास लाते इसके पास आते बोली मैं पिला देता हूँ, तुम जाकर इसके लिए जूस बनाओ। घूर कर कहते इसने पानी का गिलास था। इसकी नज़रों से अंदर ही अंदर शर्म से पानी होती। रानिया जी कहती किचन में जूस बनाने चलेगी। राही इधर बैठे रहो। राहिल सोफे से उतरता इसके पीछे भागने लगा, मगर इब्राहिम के आवाज़ पर रुक गया। किचन में अपनी सोचों में अफसरदा खड़ी रानिया को ऑरेंज जूस बनाते खबर ही ना हुई कब राहिल किचन में आता इससे पानी मांगने लगा। मकान के अंदाज में जूस निकाले जा रही थी। पता तो इसे तब चला जब अचानक मशीन बंद होने पर इसने हड़बड़ाकर अपने सर पर खड़े इब्राहिम को देखा। मम्मा, आपने कभी राही को पानी नहीं दिया। वो मुँह सोड़ कर कहता बाहर चला गया। कभी शायद, जबकि रानिया खाली नज़रों से कभी इब्राहिम को तो कभी दरवाजे को देखती जहाँ से राहिल बाहर गया था। इब्राहिम ने इस बात का कोई और ही मतलब अखज़ करना था और वही हुआ। क्या तुम इस तरह मेरे बच्चों से बदले उतारती हो, इन्हें प्यासा रखकर? वो कब से पानी मांग रहा था। इब्राहिम की बदगुमानी अरूज पर थी। आप गलत समझ रहे हैं, मुझे जूस बनाते पता नहीं चला। सही कह रहा हूँ, और यहाँ होती तो पता चलता। न जाने तुम्हारे दिमाग किन हवाओं में रहने लगा है। इब्राहिम, लाइक को ये चोट कैसे लगी? इसकी बात काटते इब्राहिम ने कड़े लहजे में पूछा। लाइक ने आपको बताया तो है कि चोट कैसे लगी है। वो मिनमिनाई। दिल था कि तेज़ी से बेलगाम घोड़े की तरह धड़क रहा था। न जाने से इतना डर क्यों लग रहा था। वो तो बच्चा है, तुम्हारे डर से इसने ऐसा बोला होगा, मगर मैं बच्चा नहीं हूँ। इब्राहिम, जो लाइक ने बताया वही सच है। मैं तो खुद अंदर थी। इसके रोने की आवाज़ पर भाई के बच्चों और फिर लाइक से पूछने पर इसे मालूम हुआ कि वो खुद गिरा था। एक तो तुम मेरे बच्चों को मेरी इजाज़त के बगैर ले गई और ऊपर से इस कदर लापरवाही। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये क्यों? क्या मैं जान सकता हूँ तुमने मेरी इजाज़त के बगैर इजाज़त की ज़रूरत क्यों महसूस नहीं की? इसकी वजाहत पर इब्राहिम मजीद मुश्तल हुआ। सीने पर बाजू बांधे हुए चट्टान बनकर इसके सामने खड़ा जवाब का मुंतज़िर था। मैंने आंटी से पूछ कर। शाबाश। और जो मेरा नंबर तुमने अपने मोबाइल में रखा हुआ है वो बस देखने के लिए है? रानिया, आइंदा मैं अपने बच्चों के मामले में किसी तरह की भी कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। बच्चों के मतलब हर बात तुम मुझसे पूछोगी। वो रुका और रानिया को देखा, जो निगाहें झुकाए खड़ी इसकी बातें सुन रही थी। समझ गई हो? इसने सख्ती से पूछा। माथे के दरमियान मुसलसल फटकती रग इसके शदीद गुस्से की गवाह थी। जी, लेकिन वो मेरे भी बच्चे हैं। डबडबाई आंखों से इसे देखते हुए रानिया ने बामुश्किल कहा। ओके जी, जस्ट वेट। पेज पलटने का वेट करें। जब इनका ख्याल रखना आ जाएगा फिर ये बात करना। वो इसकी लापरवाही पर चोट करता बोला। राहिल के लिए पानी लेते हुए जाने लगा कि कुछ याद आने पर दरवाजे में रुका। और हाँ, आइंदा बच्चे तुम्हारी मम्मी के घर नहीं जाएंगे। अगर मम्मी घर पर नहीं है तो तुम बच्चों को साथ लेकर जाने के बजाय खुद घर रुकोगी। वो हुक्म सादर करते बच्चों के पास चला गया, जबकि पीछे खड़ी रानिया दिल बुरा करती रोते हुए दोबारा जूस बनाने लगी। तो ये तय था कि चाहे जितनी मर्जी कर ले, वो कभी इनकी मां नहीं बन सकती। एक गलती पर इसका सारा प्यार मोहब्बत एक सवालिया निशान बन जाया करेगा। जितना मर्जी। अवाइल मार्च के दिन थे।
मौसम ने यकदम अंगड़ाई ली थी। बाहर की आमद थी। बेरंग पत्तों ने रंग बदलना शुरू कर दिया था। पूरे पत्तों में कहीं सब्ज रंग का अक्स दिखाई देता था। ये जुमेरात का दिन था। किचन में चूल्हे के पास खड़ी रानियाँ आलू गोश्त के सालन में चमचा चला रही थी, जो कि तकरीबन तैयार था। चौकीदार को इसने तंदूर से रोटियां लाने को भेज दिया था। ये खाना इसने पड़ोस में तकसीम करने के लिए बनाया था। शादी से कबल महीने में एक आध मरतबा वो ऐसे ज़रूर करती, यहाँ आकर भी इसने अपनी आदत ना छोड़ी थी। मामा आप खाना क्यों बना रही हैं? राहिल का सवाल बजा था, क्योंकि आमतौर पर खाना निकट प्रवचन बनाती। रानियाँ महज दिल करने पर अपने बच्चों के लिए कुछ हल्का फुल्का बना लेती थी। आज खिलाफ मामूल माँ को किचन में देख कर वो पूछ बैठा, क्योंकि मामा का दिल कर रहा है सबको खाना दे। राहिल को बशाशे से देखती रानिया बोली, सबको? किसको किसको? कीको बोला है। हाउ क्यूट। सब घरों में, निकट बाजी को, अफसल अंकल ड्राइवर को, गार्ड को, मामा हमको, खुद को भी देंगे, हम खुद को भी देंगे। सारी बात वजह से सुनते राहिल ने जब घर के किसी फर्द का नाम ना सुना तो नाचारे से खुद ही कहना पड़ा। इस मासूम का ख्याल था कि आज शायद इन्हें आज खाना ना मिले। रानिया को इस पर टूट कर प्यार आया। नीचे झुकते इसके सुरख फूले गाल चूम लिए। इतने में लाइक अपनी ड्राइंग पकड़े किचन में आया। मामा लुक, इसका जख्म भर चुका था। इब्राहिम की बताई टूप रानिया बाकायदा इसे लगाती, जिसके बाद हल्का सा निशान बाकी रह गया, जो कि बहुत गौर से देखने पर मालूम होता था। बहुत प्यारी है। इसने लाइक के हाथ में पकड़े पेपर पर बनी रंगीन गाड़ी को देखते कहा, मामा ये राही को बनाना आता है? रानिया की तवज्जो लाइक पर देखते राहिल ने हांडी की तरफ इशारा करते कहा, अच्छा? इसने मसनूई हैरत व खुशी का इजहार करते कहा, जबकि लाइक नई ड्राइंग बनाने की गर्ज से बाहर चला गया था। बस राही को नहीं पता अंदर क्या डालना। इससे पहले कि माँ इससे कुछ और पूछे, राहिल ने मासूमियत से होंठों पर हाथ रखे सर दाएं बाएं हिलाते हुए कहा, यूं ही तवज्जो हासिल करने के लिए राहिल की छोटी छोटी बातें इसे सारे दिन खिलखिलाने पर मजबूर करती। सालन तैयार होने पर वो पतीले के नीचे आँच बंद करती। राहिल को लिए बशीरा साहिबा के पास पहुँच चली कि अब बस काट का इंतजार था। जैसे ही रोटियाँ आती वो खाना तकसीम करना शुरू करती। थोड़ी देर बाद वो खाना बांट कर फारिग हुई। बशीरा साहिबा को उसका ये अमल काफ़ी अच्छा लगा, जिसका उन्होंने बरमिला इजहार किया। बच्चे अपनी दादी के पास से नहाने के घर से बाथरूम जाने लगी कि फ़ोन की बजती घंटी पर इसने चार्जिंग पर लगा फ़ोन उठाया। वहीद की कॉल थी। इब्राहिम की गैर मौजूदगी में वो अपना और इसका मुश्तरका कमरा इस्तेमाल करती थी। बशीरा साहिबा ने इसका सारा सामान भी बच्चों के कमरे से इब्राहिम के कमरे में शिफ्ट कर दिया था। इस बात इब्राहिम ने खामोशी से समझौता कर लिया। अस्सलाम वालेकुम कॉल रिसीव करते वो बोली वालेकुम अस्सलाम। रानिया कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ ठीक हो? भाभी बच्चे कैसे हैं? सही हैं। इब्राहिम भाई कहाँ हैं? वो लाहौर हैं। वहीद के सवाल का जवाब देते रानिया ने ताज्जुब से दरियाफ्त किया, सब खैरियत? रानिया, दरअसल बात यूँ है कि जिन लोगों के हमने पैसे देने हैं वो दुकान पर आसम के पास बैठे हैं। 7, 5, 6 और बंदे लाए हैं। 2 लाख हमने दोस्त साहब आपसे कर्जा लेकर जमा कर लिए हैं, मगर वो लोग बाकी रकम इकट्ठी करने के लिए मज़ीद वक्त नहीं दे रहे। अभी भी ऐसी भी क्या बेतबारी, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। वो परेशानी से झुला कर बोली, पहले ही बड़ी मुश्किल से इतना वक्त लिया था, 1 महीने से ऊपर वक्त हो गया है। हमें अब्बा जी से उम्मीद थी मगर उन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की। अब क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। मेहरबानी करके तुम हमें इब्राहिम भाई से 4 माह की मुद्दत के लिए 3 लाख रुपए उधार ले दो। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इनकी रकम लौटा दें। बड़ी मुश्किल में फंसे हैं, वरना कभी मरकर भी ना कहते। इब्राहिम साइड टेबल पर पड़े फ्रेम में मौजूद इब्राहिम और महफिश की तस्वीर को गुमगु की कैफियत में देखते हुए जरीला बोली, इस बार की शादी की रात फोटो फ्रेम टूटने वाले के बाद कुछ रोज़ बाद ही रानिया पहले से भी खूबसूरत फ्रेम खरीद कर दराज में मौजूद इनकी तस्वीर लगा चुकी थी, जिसका इब्राहिम ने खास नोटिस ना लिया था। रानिया तुम बात करो, अब वही एक आखिरी उम्मीद रह गए हैं, बाकी तो हमने दर दर मांग कर देख लिया। मुझे इन लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे कि वो आसम भाई को कुछ करना दे। इसने अपना खर्चा जाहिर किया, अल्लाह ना करे। वो दहल कर बोली, अब क्या जवाब देती, क्या कहती, किस मुँह से पैसे मांगने? वो हमें कुछ जानता ही नहीं है। इसके जहन में संगदिली से इब्राहिम के अल्फाज गूंजे। जब के लाइक की चोट देखते बशीरा साहिबा ने नाराज़गी का इजहार किया था, मम्मी आप इसे कुछ ना बोले। रानिया को मैंने अच्छे से समझा दिया है कि मेरा और मेरे बच्चों का इसके मायके जाने से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, तो हमें इनसे दूर रखें, ये आइंदा ख्याल रखेगी। ज़बान थक गई मेरी। खामोश क्यों हो गई हो? क्या कोई मसला है? इस तरह में मुब्तला वहीद ने पूछा। नहीं कोई मसला नहीं है, तो मेरे घर आओ, मैं कुछ इंतज़ाम करती हूँ। आकर बेल करना, मैं गेट पर आ जाऊँगी। वो कुछ सोचती हुई बोली, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं निकलता हूँ, 15 मिनट में तुम्हारे पास हूँगा। जल्दी जल्दी बोलते वहीद ने काल काटी। काल बंद होने पर गहरा सांस खींचकर मुँह पर हाथ फेरती रानी अलमारी की जानिब बढ़ी और पासवर्ड लगाते इसने सेव खोला। ओके जी। रानिया फ़ौरन रूम में आओ। कमरे के दरवाजे पर खड़े इब्राहिम ने इसे आवाज़ लगाई। कल रात इसकी वापसी देर से हुई थी, मगर सुबह 9 बजे तक निकसिक से तैयार वो कहीं जाने का इरादा रखता था। रानिया जो राहिल को तैयार करके इसे उठाए कमरे से निकलती, अब इसे नाश्ता करवाने की घर से किचन की तरफ जा रही थी। इब्राहिम के आवाज़ पर पलटी, इसके कमरे की जानिब बढ़ी। न जाने सुबह सुबह क्या गलत हो गया, वो बस सोच कर रह गई। शादी के 3 से 4 माह के अरसे में इब्राहिम ने रानिया को जब भी मुखातिब किया, सवाए डांट तंज गुस्सा करने और कोई नया हुक्म सादर करने के अलावा इसने कोई दूसरी बात ना की थी। अभी वो कमरे के ऐन वस्त में खड़ी सेफ खोल कर
इब्राहिम को देखती अपनी गलती के मतलब सोच रही थी जो किसी भूल कर भी याद ना आई। कमरे में आते हुए राहिल को नीचे उतार चुकी थी। वो गोद से उतरता इब्राहिम के करीब जाकर खड़ा हो गया। मामा राही के बाबा। रात में लाइक इब्राहिम से मिला था जबकि राहिल सो चुका था। यूँ अचानक बाप को देखकर इसकी खुशी दिलानी थी, जो कर इसकी तरफ इशारा किया। इसकी बात पर हानिया ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। इधर सेव में मेरे पैसे पड़े थे, अब रकम कम है, तुमने लिए हैं। दूसरी मरतबा गिनती करके बाकी रकम को सेव में रखते इसने पास पर लगाया और फिर राहिल को उठाते चूमा। राही बाबा की जान, नहीं मैंने तो 1 रुपये को भी हाथ नहीं लगाया। तो फिर किसने लगाया है? पेशानी पर बल डाले इसने अजर्दगी से पूछा। मुझे नहीं पता, इसने फ़ौरन घबरा कर कहा। तो फिर किसे पता है? 2.5 लाख रुपए कम है और तुम कह रही हो कि तुम्हें नहीं मालूम। पैसे कहाँ गए? वो भड़क कर बोला। राहील की मौजूदगी के बायस इसने अपने लहजे पर कंट्रोल किया हुआ था। यह कंट्रोल है? रकम का सुनते रानी ने चौंक कर इसे देखा मगर कुछ बोली नहीं थी। ऐसा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। राहील दादी के पास जाओ, बाबा आते हैं। दरवाज़ा खोलकर राहील को नीचे उतारते इब्राहिम ने समंदर से गायब किया। खिलाफत वक़ा फर्माबरदारी से सर हिलाते भागता हो चला गया। जब बच्चों को फर्माबरदारी नहीं दिखानी होती तभी दिखाते हैं। राहील को भेजकर इब्राहिम को दरवाज़ा बंद करते देख रानिया ने बेकुली से पहलू बदला। अब सही से बताओ कि इतनी बड़ी रकम का तुमने कहाँ इस्तेमाल किया है? झूठ की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। हम दोनों के सिवा पासवर्ड का सेव का पासवर्ड किसी को भी नहीं मालूम। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने पैसे चोरी किए हैं? इसकी बात का बुरा मनाते हुए रोटेपन से बोली। मैंने ऐसा कब कहा? तुम बात को कोई और रंग ना दो। वो सिर्फ एक सीधी सी बात पूछी है कि तुमने वो पैसे कहाँ इस्तेमाल किए हैं, इसका जवाब चाहिए। जब मैंने खर्च ही नहीं किए तो क्या जवाब दूँ? सही, खर्च नहीं किए तो फिर मैं अपना सवाल बदलता हूँ। इसकी आंखों में तंज से देखते हुए गोया हुआ। तुमने वो पैसे किसको दिए हैं? खुद पर इसकी चुपती निगाहें महसूस करते रानी की आंखों में नमकीन पानी जमा होने लगा। जीव इंसान था जिसको एक बार की बात का यकीन नहीं हो रहा था। आप गलत समझते हैं। नहीं, मैंने वो पैसे किसी खर्च किए हो, ना ही किसी को दिए हैं। आप मुझे समझते क्या हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, कोई चोर नहीं। इसलिए सिर्फ हिसाब मांग रहा हूँ, पैसे नहीं। बाएं बाजू से पकड़कर इसे करीब करते हुए दबे दबे लहजे में बोला। रानिया ने शिकवा भरी निगाहों से इसे देखा। इब्राहिम, यकीन करें मैंने आपके पैसों को हाथ नहीं लगाया। मैंने बस अपना लॉकेट निकालने के लिए इसे इब्राहिम को सच बताना मुनासिब लगा। इधर ही ठहरो, कहकर इसने फ़ोन की बेल पर झटके से इसका आवाज़ गुजार किया। हाँ रफ़ीक, तुम इंतज़ार करो। फ़िलहाल मेरे पास घर पर पूरी अमाउंट मौजूद नहीं। तुम बैंक आ जाओ, मैं अभी आधे घंटे तक पहुँचता हूँ। दूसरी जानिब से न जाने क्या क्या कहा गया। इब्राहिम चौंक उठा। 50,000? इसने ज़ेरे लब दोहराते याद किया और एकदम इसे याद आता चला गया। वो 2.5 लाख की रकम तो इसने खुद ही पिछले हफ्ते जाने से कबल उजलत में फ़ोन पर बात करते रफ़ीक को पकड़ाई थी। वो कैसे भूल गया? इसे ज़रा एहसास भी नहीं होता। पेशानी मसलते इसने जल्दी बात ख़त्म करके फ़ोन रखा और दोबारा रानी की तरफ बचा हुआ जो हाथ की पुश्ती अपनी आंखें रगड़ कर साफ करी थी। लॉकेट कहाँ है? तुम्हारे गले में नज़र नहीं आ रहा। इसकी सुराहीदार गर्दन को देखते हुए पुरसुकून अंदाज में बोला। रानिया पर यह बात आश्कार कर नहीं करना चाहता था। आई थिंक कि वह खुद ही रकम इस्तेमाल करके भूल गया था। इसे अपनी अना के खिलाफ लगा। इसलिए इस बात को ख़त्म करते हुए रानिया की दूसरी बात की तरफ आया। नज़रें झुकाए धड़कते दिल के साथ इसने सारा मामला क्या सुना है। मम्मी को मालूम है? एक नज़र इसके झुके सर को देखते हुए इब्राहिम ने सवाल किया। रानिया ने नफरीन सर हिलाया। मुझे तो तुम कोई बात बताना ज़रूरी नहीं समझती। कम से कम मम्मी को तो बता देती, इनसे पूछ लेती। इस बात का रानिया के पास कोई जवाब न था। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जो अपने मोबाइल में मेरा नंबर सेव किया है, काम के वक्त इस पर कॉल भी कर लिया करो। आपने कहा था, लेकिन बच्चों के मामले में कहा था। मुझसे मेरे घर वालों से तो आपका कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। एक मरतबा फिर उमड़ने वाले आंसू साफ करते हुए इसकी की बात लौटा दी। पहले मेरी कौन सी बात को तुमने संजीदगी से लिया है जो इस बात को पल्लू से बांध कर बैठ गई? रानिया, तुम्हारी अकल कहाँ है? शहादत की उंगली से इसकी पेशानी बजाते इब्राहिम खफकी से बोला। मम्मी को वो लॉकेट मेरे मरहूम दादा ने दिया था। वो खास था। उन्होंने वो लॉकेट महविश को भी नहीं दिया था, पर तुम्हें दिया। और तुमने क्या किया? अगर तुम मुझसे या इनसे बात कर लेती तो इस बात का कोई और हल निकाला जा सकता था। प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। अगर पता होता तो मैं कोई और चीज़ दे देती। इब्राहिम ने इसका जुमला मुकम्मल किया। शाबाश, तो मैं क्या करती? वो बेबसी से बोली। तुम्हारे भाई ने जब मेरे से पैसे मांगने का कहा था तो तुम्हें किसने इतनी अकल लड़ाने को कहा था? पता नहीं वो मुझे क्या समझ रहा होगा। खैर, तुमने जो करना था वो कर लिया है। अब ऐसे करो, अपने भाई को कॉल करके जूलर का पूछो ताकि वो लॉकेट वापस लाया जा सके। मगर पैसे उन्होंने 4 का वक्त मांगा है। वो निगाहें चुराते बोली। वो तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का मामला है। जब भी वो लौटा दें तुम अपने पास रख लेना। इसने बड़ी सहूलत से कहा। मैं इन पैसों की बात नहीं कर रही थी, जिनकी भी कर रही थी। अब जल्दी कॉल करके पता करो। मैं बाहर जा रहा हूँ, वापसी पे ले आऊँगा। मुँह उठाकर बोला। आगे से कोई भी बात हो तुम मेरे से शेयर करोगी, ओके? ओके। वो इधर उधर देखते बोली। कैसे शेयर करती? खुद ही तो तुमने इतना दबदबा उस पर बनाया हुआ था। सारा नावल एंड हो गया। जरा तुम इधर से उधर खिसके हो। इधर मेरी तरफ देखकर कहो। वो डिपट कर बोला। जी ठीक है। इसके चेहरे को देखते रानिया बोली। ये बात घर में किसी को मालूम ना हो। राहिल का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। कहकर वो गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकला जबकि रानिया वहीं बेड पर बैठ गई। इसके पल में तो थोड़ा पल में माशा वाले अंदाज से चकरा कर रह गई थी। अपना सर थामते वो गायब होने वाले 2.5 लाख रुपए की बाबत सोचने ही लगी कि याद आने पर जल्दी से बाहर निकलती अपना मोबाइल तलाश करने लगी जो लाइक सुबह स्कूल जाने से कबल न जाने कहाँ रख गया था।
दिन ढल चुका था, कतरा कतरा करके शाम की नलाहट अंधेरे में तब्दील हो रही थी। लाउंज में लगी घड़ी 7:30 बजा रही थी जब वो खुशियों में घिरा। मैं मुंह छटकर स्याह शलवार कमीज में मजबूत बच्चों के कमरे में दाखिल हुआ। आज लाइक की सालगिरह थी। इस साल बच्चों की नानी ने अपने घर सालगिरह मनाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसका बिशरा साहिबा और इब्राहिम ने एहतराम किया। इसी सिलसिले में आज रात का खाना वहाँ था, जिसके बाद केक काटा जाता। दोनों बच्चे तैयार थे। रानिया राहिल के लाड उठाते इसे जूता पहना रही थी। बाबा हम जाने लगे। इसको देखते लाइक ने पूछा, जी बेटा। बाबा मेरा गिफ्ट कब देंगे? लाइक के सवाल पर जरलब मुस्कुराते रानिया ने अपना काम जारी रखा। इब्राहिम से इसकी मुस्कुराहट छिपी न रह सकी। आज सुबह में इब्राहिम राहिल के साथ जाकर लाइक का गिफ्ट लाया था, जिसे इसने रात में देने का कहा, मगर लाइक जिसने इसके हाथ में बड़ा सा गिफ्ट बैग देख लिया था, इसके लिए हर गुजरते मिनट के साथ सब्र करना मुश्किल हो रहा था। हमारी इश्तियाक कि वह कोई 20वीं बार इब्राहिम से ये सवाल कर चुका था। रानिया को इब्राहिम की मंतिक समझ में न आई कि दिन में दे या रात में क्या फ़र्क पड़ता है। असल बात तो बच्चे की खुशी है। लाउंज में रखा है, जाओ जाकर खोल लो। देख कर खोलो, शायद, या खोल के देख लो। हाँ, खोल के देख लो। इसके सब्र का मजीद इम्तिहान लेना इब्राहिम ने भी मुनासिब न समझा, इसलिए इस बार पूछने पर दे दिया। मैं खोलूं? चहक कर पूछा, क्या? गाल पर प्यार करते इसने इजाज़त दी। लाइक भाग गया। भाई के इतने में राहिल ने भी जूते पहन हुए थे, इसलिए वो तालियां बजाते राहिल ने भी खोलना गिफ्ट क्या था लाइक के पीछे हुआ। तुम ऐसे चाहोगी? वो सादा शलवार सूट में मलबूस रानिया को देखते न जाने किस ख्याल के तहत पूछ बैठा। क्या? हाँ। रानिया जवाब जो बच्चों की चीज़ें संभाल रही थी, एक लम्हे को इसके हाथ रुके, मगर फिर काम करते इसने मसरूफ से अंदाज में जवाबन पूछा, क्या मतलब? कहाँ? तुम्हें नहीं पता शाम से किधर जाने की तैयारी हो रही है? इब्राहिम भरम हुआ। जिन्होंने जाना था वो तैयार ही हैं। ये क्या उल्टे जवाब दे रही हो? सीधे से बताओ, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं नहीं जा रही। वजह जान सकता हूँ? इसका लहजा तीखा हुआ। क्या कोई वजह होनी ज़रूरी है? इसी के अंदाज में जवाब दिया गया। इस दिन तो बड़ा कह रही थी कि अब ये मेरे बच्चे भी हैं, अब क्या तुम इनकी माँ नहीं हो? इब्राहिम को समझना ही आखिर से रानिया के न जाने वाली बात पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। हर बात में माँ होना ना होना वाली बात को लाना बंद करें। क्या ये जुर्म इतना बड़ा है कि मैं इनकी हकीकी माँ नहीं हूँ? कोई बात हो ना जाए, सबसे पहले मेरे बच्चों से प्यार को सवालिया निशान बना दिया जाता है। वो अलमारी का दरवाज़ा बंद करती चढ़क कर बोली, मैं वेट कर रहा हूँ, 15 मिनट में तैयार होकर मुझे तुम बाहर मिलो, बात खत्म। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। गुस्से से कहता वो अपने पीछे दरवाज़ा खुला छोड़ता बाहर निकला। क्या हुआ? सब ठीक है? इब्राहिम के कुशीदा तासरा देखते बशिया साहिबा ने इस्तफसार किया। कुछ नहीं, आप बच्चों को लेकर चले, मैं और रानी आपके पीछे पहुंचते हैं। वो सोफे पर बैठते खुद को नॉर्मल करता लाई को देखकर बोला, जो नई रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेलता बहुत खुश नजर आ रहा था। बाबा, आपने कभी भी राही को डंकी नहीं लेकर दी। राहिल के नए इंकशाफ पर इसने हैरान निगाहों से मुंह बुलाए बैठे अपने बेटे को देखा। राही सुबह क्या लेकर दिया था? सुबह मैं लाइक का गिफ्ट लेने से पहले इसने राहिल को दो नई डंकी दिलवाई थी। मन्ना राहिल ने इसे लाइक के लिए कुछ भी नहीं लेने देना था। राही आपसे नहीं बोलता। मुंह मोड़ता झट से बोला, रानिया भी चल रही है? बशिया साहिबा ने बाप बेटे की नहायत अहम गुफ्तगू में मुदाखलत की। जी। पहले रानिया का इनकार और मम्मी का पूछना। लम्हे भर के तवक्कुफ के बाद वो दोबारा गोया हुआ, क्या कोई ऐसी बात है जो मेरे इल्म में ना हो? बात तो है, वो ये है कि उन्होंने रानी को मदो नहीं किया। बशिया साहिबा ने धीमे लहजे में जवाब दिया। मगर क्यों मम्मी? इसने चौंक कर पूछा। मुझे क्या मालूम, मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई हो। गलतफहमी की क्या बात है? उन्होंने 2 बार नाम लेकर बताया कि कौन कौन मदूह है। अच्छा, बड़ी अजीब बात है। अभी से रानिया के इनकार की वजह मालूंगी। फिर अब क्या करना है? करना क्या है? आप लोग निकले, हम आते हैं। इब्राहिम, ये अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने बेटे को बाज रखना चाहा। जो उन्होंने किया है वो भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। बात खत्म हो चुकी थी। इब्राहिम ने अपनी मर्जी करनी थी, आगे कुछ भी करना बेकार था। इसलिए बिशरा साहिबा बच्चों को लिए गाड़ी की तरफ चल पड़ी। रानिया के इंतजार में बाहर टहलता इब्राहिम कुछ देर पहले की राहिल की बात को याद करते मुस्कुरा रहा था कि एकदम इसकी मुस्कुराहट चिमटी। ज़हन के पर्दे पर किचन का मंजर लहराया जब पानी ना देने पर राहिल ने रानिया को ऐसे ही कहा था, और इसने बगैर कुछ समझे रानिया को कितनी सुनाती थी। इब्राहिम को अपनी गुज़िश्ता रवैये पर तासुफ ने घेरा। जल्दी से एहसास से निकलते घड़ी पर टाइम देखा जो 8 का इंतजार कर की थी। अब तक तो इससे तैयार होकर नहीं आ जाना चाहिए था। मजीद आखिर से बचने के लिए वो रानिया को बुलाने अपने कमरे की जाने बढ़ा। जिस वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ, रानिया सूसू करती कानों में बालियां पहन रही थी। अपने जहेज के कपड़ों में से नीला पाँव को छूता कामदार फ्राक से बदन किया वो नीलम परी लग रही थी। रानिया की तैयारी को दिल में सरहाते इब्राहिम इसके सर पर पहुंचा। और कितना टाइम है? ड्रेसिंग के दराज में रखी अपनी मतलूबा चीज़ निकालते इसने संजीदगी से इस्तफसार किया। तैयार हूँ। बालों को ढीले जूड़े में कैद के इब्राहिम से मेकअप से पाक रोशन चेहरा, नम आंखें लिए बकूल इसके वो तैयार थे। चेहरे पर तो कुछ लगा लो, कहते इसने खुद ही ड्रेसिंग की एक साइड पर पड़े रानिया के सामान में से गुलाबी लिपस्टिक ने उठाकर इसे थमाई। मैंने नहीं जाना, आपको शायद पता नहीं, या आपके नज़दीक मेरी इज्जत कोई मायने नहीं रखती, मगर मुझे आज रात की दावत में नहीं बुलाया गया। लिपस्टिक को वापस टेबल पर रखते हुए हिचकिचा कर बोले, जब भी तुमसे बात हुई हर वक्त रोती नजर आई हो। इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए सख्त कोफ्त से बोला, मैं भी कह सकती हूँ, जब भी आपसे बात हुई आपने मुझे रुलाया ही है।
कहते इसने हिसाब बराबर किया। शादी के पहले रोज से इसके साथ रवा के सलूक से वो काफी परेशान हो चुकी थी। चाहे वो इसे चल गुम हो गया चाहे वो इसे प्यार ना करे पर अपनी जिंदगी में थोड़ी सी जगह तो दे। शादी से कबल इसे अपनी माँ की गलतियां ना दोहराने का अहद किया था, मगर आज सवाल इसकी इज्जत नफ्स का था जो वो इस रिश्ते को आखिरी हद तक पहुंचाने के लिए इब्राहिम हमीद के सामने तो रोन सकती थी, मगर किसी और के सामने ये बात कतई गवारा ना थी। लिपस्टिक लगाओ और गाड़ी में बैठने वाली बात करो, हम लेट हो रहे हैं, ये बातें घर आकर फुर्सत से करेंगे। इसके दाएं कंधे पर हाथ रखकर कहते हुए सहूलियत से अपना जुमला मुकम्मल करते हाथ हटा गया। इसके अचानक कमर से रानिया का जिस्म लम्हे भर को सुन पड़ा, मगर अगले लम्हे इसे खुशनुमा निगाहों से देखते वो जल्दी से लिपस्टिक लगा गई। लिपस्टिक लगाने की जहमत कर ही ली है तो आंखों में काजल भी लगा लो। आज न जाने वो किस मूड में था। इसके कहे पर अमल करते काजल लगाकर बेड के पास की सिल्वर सैंडल्स पहनते दुपट्टा संभालती रानिया इब्राहिम के हमरा गाड़ी में जा बैठी। महविश के घर पहुंचने पर गाड़ी में चलता म्यूजिक बंद करते इसने अपना रुख रानिया की तरफ मोड़ा जो खुद को कंपोज कर चुकी थी। ये पहन लो। कमीज की जेब से टिश्यू पेपर में लिपटा लॉकेट बरामद करते वो बोला, ये वही लॉकेट था जो इब्राहिम इसी रोज ज्वेलर से वापस ले आया था, पर रानिया को देने का इत्तेफाक न हुआ। आज इस मौका पर रानिया को लॉकेट देने का एक मकसद सब पर इसकी अहमियत वाज़ा करना था, क्योंकि हर कोई इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि महविश को लॉकेट कितना पसंद था। रानिया ने खुशी से वो लॉकेट पहन का जो कि इसकी सुराही गर्दन की जीनत बनते जगमगाने लगा था। गाड़ी से उतरकर एक नज़र घर को देखते वो उदासी से मुस्कुराया। महविश की याद सताने लगी। इससे पहले कि वो माजी की भूल भुलैयों में खोता हाल में वापस आते इसने अपनी त्वचा साथ चलती रानिया पर मबजूल की जो कि कतरे नर्वस नजर आ रही थी। सालगिरह का इंतजाम बाहर ग्राउंड में किया क्या था। महविश के घर वालों इसकी दो बहनों की फैमिलीज को मिलाकर अच्छी खासी गैदरिंग हो की थी। नाहिद पुरतकल्लुफ़ माहौल में खाना खाया गया और कोई हंसता मुस्कुराता बातचीत में मसरूफ था। सारी तकरीब के दौरान रानिया ने खुद को इब्राहिम की नज़रों के हिसार में पाया। केक काटने का वक्त आया तो अपनी जगह इब्राहिम ने रानिया को के साथ काटने का कहा। रानिया इसकी बात पर इतने सारे लोगों के दरमियान की मौजूदगी में तजब्जुब का शिकार हुई, मगर इसके दोबारा कहने पर आगे बढ़ते लायक हाथ थामते केक का कटवाया। हर तरफ तालियों का शोर था। जो ये मंजर वहाँ मौजूद चंद एक लोगों को पसंद न आया, मगर खामोशी में ही मसले थी। इसके बाद सबने बारी बारी आकर लाइक को गिफ्ट्स दिए, जिन्हें वो थैंक यू कहकर कबूल कर रहा था, जबकि राहिल थक कर अपनी दादी की गोद में बैठा बैठा सो गया था। सारा फंक्शन बड़ी खुशी सलूबी से अंजाम पाया। वापसी पर महविश की माँ ने रानिया से मासित करते से 5,000 का नोट थमाया। बेटा, मुझे अभी बशरा से मालूम हुआ कि फरीहा इनकी बहू ने तुम्हारा नाम नहीं लिया था। दरअसल फरीहा महविश को लेकर बहुत टची है, शायद ये वजह बनी हो, मगर तुम्हारे आने की बहुत खुशी हुई। मेरी महविश भी तुम्हारी तरह किसी बात को अना का मसला नहीं बनाती थी। कहते हुए इसका माथा चूम गई। बच्चों को तुम्हारे साथ खुश देख कर दिली सुकून हासिल हुआ है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। कभी कभी ऐसे ही होता है, हमें लोगों को जानने की ज़रूरत होती है। उनके लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। हम पहले पहले हालात में कैसे भी मिल सकते हैं। सो कैसे भी मिल सकते हैं, क्या पता हम अच्छे हालात में ना गुजरे हों और तब हम अचानक उनसे मिले। गुस्सा आ सकता है ऐसे समथिंग, जानना ज़रूरी है। आमीन। कहती रानिया ने महज मुस्कुराकर सैली लाने पर इत्तफाक किया। बराबर में खड़ा इब्राहिम असूदा सा मुस्कुरा दिया। वो जो खुद महविश को भूल कर रानिया को इसकी जगह नहीं दे पा रहा था, किसी और से क्या शिकवा करता। वापसी का सफर खामोशी से गुजरा। घर आकर वो बच्चों को लिए इनके कमरे में बंद हो गए। इब्राहिम अपने कमरे में चला गया। चेंज करके बेड पर लेटते जब काफ़ी देर करवटें बदलने बहुत कोशिश के बावजूद इसे नींद आई तो वो बिस्तर छोड़ता उठा। कमरे का दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर से गुजरता हुआ लाउंज में आया। इधर का दरवाज़ा खुला देख इब्राहिम बंद करने लगा कि दरवाजे के बाहर इंटरेस्ट पर बनी 3 सीढ़ियों में से एक पर आने को बैठा पाया। वो चलता हुआ इससे थोड़ा फासला रखकर पास बैठ गया। गुम हो गया है शायद। पास आ बैठा। वो बगैर देखे इसकी मखसूस खुशबू से ही बता सकती थी कि वो इब्राहिम है। इसे नज़रअंदाज किया। वो आसमान पर नजर आते पूरे चांद को देखने लगी, जिसकी चांदनी में बैठी वो कोई चांदी का मुजस्मा लग रही थी। आपको कुछ चाहिए? इब्राहिम के कुछ बोलने के मंतज़र से रानिया ने इसे बोलते ना देख दोनों के दरमियान मौजूद खामोशी की दीवार को तोड़ा। इसे था शायद वो इससे आज फंक्शन पर ले जाने की कोई वजह आई थिंक पेश करेगा, मगर नहीं, वो तो चुप बैठा था। नहीं, यह क्लब से जवाब है और एक बार फिर दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। क्या सोच रही थी? अब की बार इब्राहिम ने बात करने में पहल की। सोच रही थी कि ज़िंदगी की खुशियों में मेरा हिस्सा कहाँ खो गया है। वो कितनी देर बाद तलखी से मुस्कुराती बोली, खुशी इंसान के अंदर होती है, जो तलाश करने पर मिल जाती है। दूसरों की ज़ात से खुशियाँ तलाश करने को कोशिश करोगी तो शायद तुम्हारे हिस्से की खुशी तुम्हें कभी ना मिले। वो बोला तो इसके लहजे में ज़बानों की थकन थी। मौलवी भर को सांस लेने को रुका, मगर महविश कहती थी दूसरों की ज़ात से मिलने वाली खुशी की कोई कीमत नहीं है। जिस इंसान के अंदर की ज़मीन बंजर हुई से बाकी दूसरों की ज़ात से मिलने वाली खुशी के अलावा कोई चीज़ दोबारा सरसब्ज़ नहीं कर सकती। कहते वो अपने पीछे इब्राहिम को मुख्तलिफ सोचों में छोड़ते खुद उठकर अंदर बढ़ गई। दिन पर लगा कर उड़ रहे थे। हर नई सुबह इसके लिए बहुत सी नई उम्मीदें
उमंगे लेकर उतरती, इसका हंसते मुस्कुराने खुद को संवारने का दिल चाहता। इस सब की बड़ी वजह इसके साथ काफ़ी हद तक इब्राहिम का बदलता रवैया था। बिल्कुल डाइजेस्ट नॉवल की वाइब आ रही है इससे। लाइक उस में भी ऐसा होता है ना कि हीरो अगर हीरोइन को ना भी पसंद करता हो ना, तो एंड पे आते आते ना वो उसे पसंद करने लग जाता है, बिल्कुल एंड पे आके। इस सब की बड़ी वजह इसके साथ काफ़ी हद तक इब्राहिम का बदलता रवैया था। अब वो हर वीकेंड पर घर आ जाता, बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता, हुक्म चलाने के अलावा भी रानिया से अमूल की बातें कर लेता, इसका ख्याल रखता और सबसे बढ़कर वो बच्चों को लेकर इस पर भरोसा करने लगा था। अपने पुरखलूस प्यार के जरिए रानिया ने अपनी ज़ात से मतलब इब्राहिम के तमाम मनफी ख्यालात की नफ़ी करती थी। यही बातें इसको उम्मीद दिलाने को काफ़ी थी। इसके दिल की बंजर ज़मीन सरज़मीन पर मोहब्बत की कोंपलें फूट रही थी। शादी से कबल इसको इस रिश्ते से कोई ख़ास उम्मीद वाबस्ता ना थी। अगर दिल में कहीं कोई खुशगुमानी थी तो वो इब्राहिम की पहली रात वाली गुफ्तगू ने ख़त्म कर दी थी। इसने कभी अपने और इब्राहिम के बारे में ना सोचा था, मगर अब इसका रवैया रानिया को दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। निकाह के वक्त वैसे दिल से तो कबूल कर चुकी थी, मगर अब ज़रा सा ख्याल रखने पर इसका दिल इब्राहिम को चाहने लगा था। इसके साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी के ख्वाब देखने लगा था। थोड़ी सी कदर और वफादारी के अलावा वो खुद के लिए कुछ ना चाहती थी। मियाँ बीवी की कच्ची डोरियों से बंधे मजबूत रिश्ते की बुनियाद कदरदानी और वफादारी होती है। प्यार तो इस साथ को मज़ीद हसीन, पुरसुकून और यादगार बनाने का काम करता है। इसके मौजूदा सलूक का ही असर था कि जब आसम ने दोनों को रात खाने पर मदऊ किया तो वो इनकार ना कर सकी। इब्राहिम की कही पिछली तमाम बातों को भुलाया। जब इसने दावत का बताया तो वो खिलाफे मामूल मान के बच्चों को इनकी दादी ने अपने पास घर रख लिया, जिनका वहाँ सब ने बहुत पूछा। खाने में दोनों भाभियों ने बहुत एहतमाम किया हुआ था। फरहत बख्श माहौल में बातों के दरमियान खाना खाया गया। रानिया सफ़ेद ड्रेस, शर्ट, पैंट में मलबूस इब्राहिम को अपने भाइयों से बातें करता देख दिल ही दिल में बहुत मसरूर ही। खाने के कुछ देर बाद जब इब्राहिम ने जाने की इजाज़त मांगी, तब निकलने से पहले आसम इसे अपने साथ दूसरे कमरे में ले गया और रानिया को 3 लाख के लगभग रकम पकड़ाई, जो कि लॉकेट बेचकर उन्होंने ली थी। दोनों भाइयों को बिजनेस में मुनाफा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले बहन का कर्जा चुकाने का सोचा। साथ इसने एक बार फिर बहन का बहुत शुक्रिया किया, जो इनके मुश्किल वक्त में काम आ गई थी। मुझे रोना आ रहा है मुझे मेरी पुप्पो याद आ गई। लाइक सब भी बोलते हैं ना कि लाइक हमारी पुप्पो ये वो, जैसे मुझे नहीं पता उनके मेरी मम्मा के साथ कैसा रिलेशन रहा होगा से मुराद मेरी ये है कि जब मैं छोटी थी तब, लाइक जब मैं छोटी थी ना तब रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था, बस तकरीबन स्टेबल था, क्योंकि तब की बातें मुझे कुछ कुछ याद है। लेकिन जब मैं बड़ी हुई हूँ ना, तो मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने हमारे घर में आके लड़ाइयाँ करवाई हों, या लाइक यूजुअली बोला जाता है ना कोई ये वो, हमारे घर में कभी भी आके उन्होंने कोई लड़ाई नहीं करवाई। मुझे नहीं पता कि वो दिल से दुआ देती हैं नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें बेटे कह के पुकारा, और लाइक सबको बेटा कह के पुकारती हैं, बेटे ये कर लो वो कर लो, और दुआ देती हैं। और हमें याद है अच्छे से, एक बार तो हमारे पापा को भी, बेशक छोटी सी रकम थी, लेकिन उन्होंने ही हमारे पापा को पैसे दिए। हमें ये बेसाख था, अपनी फूफा याद आ गई। भला उन्हें लंबी उम्र दे आमीन। इब्राहिम के साथ फ्रंट सीट पर बैठते वो पर्स में मौजूद रकम का सोच कर आंखें बंद करती मुस्कुराई। चाहे इब्राहिम ने लेने से इनकार कर दिया था, मगर वो इस रकम को खुद पर कर्ज समझती थी। मगर इसके भाइयों ने कहा वक्त मुकम्मल होने से कबल रकम लौटा दी। अपनी और अपने घर वालों की इज्जत रह जाने पर रानिया खुद को अंदर तक सरशार महसूस कर रही थी। अपने ख्यालों में से एहसास ही न हुआ कि कब गाड़ी घर के बजाय आइसक्रीम पार्लर के सामने रुकी। चलो आओ। इब्राहिम के बुलाने पर जो खुद गाड़ी बंद करके उतरने से आने का कह रहा था। रानी ने चौंक कर पहले इसे और फिर बाहर नजर आती बिल्डिंग को देखा। सर हिलाकर बैग भी गाड़ी में छोड़ते हुए इसके पीछे अंदर दाखिल हुई। चलो फिर वहीं छोड़ दिया, भला चोरी हो जाए। आइसक्रीम पार्लर के अंदर तमाम दीवारों पर फिल्मी पोस्टर लगाए गए थे। ऊपर से लगी स्पॉटलाइट्स अंदर के माहौल को मजीद फिल्मी बना रही थी। वे दोनों कोने वाली मेज़ पर आमने सामने बैठ के, आज जितनी आज से रानिया ने इसके पास आकर पूछा था, तबीयत खराबी के बावजूद वे जाने पर राजी हो गया, मगर अब सर दर्द काफ़ी बढ़ चुका था। इसने बाहर से कॉफ़ी पीकर घर जाते मेडिसिन लेकर सोने का सोचा। इस तरह रानिया के साथ मजीद वक्त गुजारते इसको जानने का मौका भी मिल जाता, जो इसे खामोश मगर बहुत बशाश नजर आ रही थी। हल्के काम वाले मैरून सूट में मलबूस रानिया का दमकता चेहरा बार बार इसकी निगाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करता। तुम क्या लोगी? मेन्यू कार्ड पर देखते इसने सरसरी अंदाज में रानिया से पूछा, जिसने अपने सामने रखा मेन्यू देखने की जहमत ना की थी। कुछ भी नहीं, इन्हें तो खाना खा कर आई हूँ। अभी तो सॉरी, खाना खा कर आई हूँ, वो स्वभाव से इनकार करके। असल में वो यूँ पहली दफ़ा इब्राहिम के साथ आने पर थोड़ा नर्वस थी, जिसके बायस इसे समझ ना आया कि वो क्या ऑर्डर करे, इसलिए इनकार करके। मैं भी तुम्हारे साथ ही खा कर आई हूँ, अब अगर मैं कुछ ले रहा हूँ तो तुम भी अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो। इसकी बात पर लबों पर खेलती मुस्कुराहट को छुपाते हुए संजीदगी से बोला, फिर आप अपनी मर्जी से ऑर्डर कर दें। टेबल पर पेंट किए गए नक्शो निगार को देखने के दरमियान इसने लम्हा भर को इसे देखते सादगी से कहा, ओके, कौन सी आइसक्रीम खाती हो? अब ये ना कहना वो भी अपनी मर्जी की ऑर्डर कर दूं। आखिर में फिर छेड़ते बोला, चॉकलेट। इसका मजाक भांपते शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। इसके बाद
बाद इब्राहिम ने अपना ऑर्डर लिखवाया। इन्हें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। जितनी देर में इसने अपनी गर्मा-गर्म कॉफ़ी ख़त्म की, इतने में रानिया भी आइसक्रीम खा कम और पिघला ज़्यादा चुकी थी। इब्राहिम के बिल अदा करने के बाद के उठने पर वो भी इसके साथ जल्दी घर आकर इसने रानिया को बच्चों को देख लेने के बाद अपने रूम में पानी के साथ मेडिसिन दे जाने को कहा। जितने में वो कपड़े तब्दील करके बेड पर लेटा है, इतने में रानिया भी राहिल को बशीरा साहिबा के कमरे से इनके कमरे में शिफ्ट करके इब्राहिम की दवा लेकर आ गई। लाइक उसने बशीरा साहिबा के पास ही सोने दिया। साइड पर ट्रे रख कर इसने आंखें बंद किए करके लेटे इब्राहिम को दवा लेने का कहा, जो गूंदकी में चला गया था। इसकी आवाज़ पर उठकर बैठते इसने पानी के साथ टैबलेट ली। आपकी तबीयत ठीक है? इसने फिक्र से दरियाफ्त किया। बस सर दर्द है और शायद अब बुखार भी हो रहा है, कहकर वो लेट गया। इब्राहिम बोलो। रानियों को देखते इसने बोलने की इजाज़त दी, जो फिलहाल इन्हीं कपड़ों में मलबूस इसके इम्तिहान ले रही थी। ये लॉकेट वाले पैसे मेरे भाइयों ने लौटा दिए हैं। इसने हाथ में पकड़ा खाकी लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाते कुछ फखर से कहा। इब्राहिम ने लेटे लेटे बाएं हाथ से रानिया का हाथ नीचे किया। मैंने इस वक्त भी कहा था, अब फिर से कह देता हूँ, ये तुम्हारे पैसे हैं, पास रखो। मगर बात खत्म। रानिया को बोलते देख इसने टोका। फिर मैं ये सेफ में ही रख देती हूँ। मजीद बहस का इरादा तर्क करती इसे तशक्कुर से देखते वो बोली, जो मर्जी करो। इब्राहिम ने कंधे झुकाते कहा, पैसे रख। वो कमरे से जाने लगी जब इब्राहिम इसे पुकार बैठा। दिल था कि इसे सामने देखने को बहाने तलाश कर रहा था। थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे साथ बातें करो। इसकी फरमाइश पर रानिया के दिल में हलचल सी मची। हुई चलती हुई बेड के करीब आकर की, वाई आर यू स्माइलिंग गिबा? मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। मुझे तो ये पता था कि जिसके सर में दर्द हो वो अपने पास मौजूद सबको चुप करवा देता है, और आप मुझे बोलने का कह रहे हैं। बस सादगी से बोल की, मुझे तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा। मुस्कुराकर कहते इसने रानिया के लिए जगह बनाई। इब्राहिम के जगह बनाने पर वो कुछ झिझक कर वहीं इसके पास बेड पर बैठ गई। अपने बारे में बताओ। इसके बैठने पर वो बोला, क्या बताऊँ? हाथ में पहनी अंगूठी से खेलते वो एक नज़र इसे देखते बोली, शादी से पहले क्या करती थी? पसंद नापसंद वगैरह? चंद सानिया की खामोशी के बाद वह धीमे आवाज़ में आहिस्ता आहिस्ता करके अपने मुतालिक सब बताती चली गई। इस रात दोनों ने बहुत सी बातें की, एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। दोनों के दरमियान मौजूद तकल्लुफ़ की दीवार गिरी, जिसमें ज़्यादा हाथ इब्राहिम का था। इसका सर दर्द भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। कमरे का दरवाज़ा खुला था, जिसके बाद राहिल के रोने की आवाज़ इन्हें बासानी सुनाई दे गई, जो यकीनन उठकर इसे ना पाने पर मामा मामा पुकारते रो रहा था। इससे केवल बशरा साहिबा जागती, वो इब्राहिम को सोने का कहती अपने पीछे दरवाज़ा बंद करती राहिल के पास चली गई। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने साथ बहुत सी खैर, रहमतें, रूहानी और जिस्मानी बरक़ात और नेकियों के मौक़ा समेट लाया था। हर कोई अल्लाह की खुशनूरी हासिल करने के लिए नेकी के कामों में बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहा था। रमज़ान के अलावा भी लिया करें। अच्छा, वैसे रमज़ान चला गया। रमज़ान और चाँद रात मुझे बहुत पसंद है, ईद से भी ज़्यादा। लेकिन मैं आपको फिर से कह रही हूँ, प्लीज़, आप 1 रुपये की भी नेकी करते हैं ना, या फिर किसी को बताते भी हैं ना, वो भी नेकी होती है। अच्छी बात बताएं, ठीक है? वो भी किया करें, सिर्फ रमज़ान में मत किया करें। जब आप रमज़ान में नेकी नहीं करते ना, आप नमाज़ें छोड़ते हैं और फिर सोचे कि रमज़ान में तो शैतान कैद होता है, फिर किसकी वजह से छोड़ते हैं? वैसे तो आम दिनों में आपको कह देते हैं कि शैतान ने बहका दिया था। शैतान ने सारा नहीं बहकाया था, आपका अपना भी हाथ था। हर कोई अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। रमज़ान ऐसे इबादतों में गुजर रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था। शाम की नहलाहट हर सू उतरने लगी थी। दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी के बाद मौसम कदरे बेहतर था। कुछ कुछ ठंडी हवाएं भी चल रही थी। राहिल बेटा चुप करो, नहीं हो आप मोटे, ऐसे अफ्तारी के टाइम पर नहीं रोते। कढ़ाई में मौजूद पकौड़ों को तलते इसने कुछ चिढ़कर अपनी दाएं टांग से लिपट कर रोते सुर्ख फूले गालों वाले अपने बेटे को समझाया, जिसने पिछले 15 मिनट से रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। लाइक फ़ोटो दिखा रहा है, वो ही कर रहा, हंस रहा है। वो माँ की टांग छोड़कर रोने के दरमियान बोला, फ़ोटो में तो भाई बाबा मामा सब मोटे लग रहे हैं। मसरूफियत के बायस इसके पास राहिल को उठाकर चुप करवाने का वक्त नहीं था। रोज़ा खुलने में कम वक्त रह गया था, ऊपर से निखत छुट्टी पर थी। सब काम इसी ने करने थे। टेबल वो लगा चुकी थी, बस गर्मा गर्म पकौड़े रखना बाकी था। मुझे यहाँ बना दिया, राही मोटा नहीं। न जाने इसके दिमाग में क्या समाई थी कि इस बात को इतने दिन गुजर जाने के बावजूद तस्वीर देखने पर वो इसी रोज़ की तरह रो पड़ा। हुआ कुछ यूँ था, हर साल की तरह इस साल जब इब्राहिम रमज़ान से कबल हुमा को ईदी देने कराची गया तो अपने साथ रानिया और बच्चों को भी ले गया। ऐसे इन लोगों की कुछ सैर व तफरीह हो जाती। वहाँ 3 रोज़ के क़याम के दौरान एक रोज़ इब्राहिम रानिया और बच्चों को लेकर सी व्यू आ गया। हुमा के बच्चों के इम्तिहान चल रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों को घर रुकना पड़ा। समंदर की सैर को जाने के लिए कश्ती में सवार होने से कबल इन सबको लाइफ जैकेट पहनाई गई, और जिसको पहनते साथ ही राहिल ने रोना शुरू कर दिया। इसके नन्हे ज़हन के मुताबिक ये जैकेट पहनने से वो अपनी फूफो के बेटे यान की तरह हो गया था, जिसकी अच्छी खासी सेहत थी।
राहिल जो अपने से 5 साल बड़े अयान को मोटा कह कहकर छेड़ता था, एकदम से खुद को मोटा देखकर रोने लगा। री-री करते राहिल को उठाते वो लोग कश्ती में सवार हो गए और कश्ती चल पड़ी। कश्ती चलते 10 मिनट हो चुके थे। इब्राहिम और रानिया ने इसको बहुत बहलाने की कोशिश की, मगर वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहाँ ही यादगार के तौर पर उन्होंने कुछ तस्वीर ली जिनमें राहिल रो रहा था। इब्राहिम रोते बेटे को बहला-फुसला रहा था, लाइक खुद में मगन खड़ा था। और रानिया, जिसने साइड टेबल पर रखी महविश की तस्वीर को देखते सोचा था, क्या कभी वो भी इस तरह मुस्कुरा सकेगी? तस्वीर में खड़ी पूरे दिल से हंस रही थी। अब लाइक ने मोबाइल में सेव वही फोटोज निकाल कर इसे छेड़ा, जिस पर तंग होते राहिल बिल्कुल इसी दिन की तरह रो रहा था। इस दिन तो इसके रोने के सबब जल्दी साहिल पर आते उन्होंने लाइफ जैकेट उतारी तो वो चुप कर गया, मगर आज रानी को समझ रहे कि वो क्या करे। बस मामा का काम खत्म हो गया, मैं अभी लाइट को डांटती हूँ। पकोड़े तले जा चुके थे। कढ़ाई के नीचे आग बंद करते रानिया इन्हें पास रखी ट्रे में निकालते राहिल को चमकार कर बोले। राहिल किचन के दरवाजे पर खड़े इब्राहिम ने रोते हुए राहिल को कुछ गुस्से से आवाज़ दी, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आ मेरा हाथ करा कर कहते वो चूल्हे के पास से पिछड़ती। इब्राहिम की अचानक आवाज़ प्रबल गई थी, जिससे इसका हाथ गर्म कढ़ाई पर लगा। क्या हुआ? फिक्र से बोलता इब्राहिम तेजी से इसकी जाने बढ़ा। राहिल भी अपना रोना भूलकर माँ को देखने लगा। बैठो, इधर मैं कुछ लगाने को लाता हूँ। करीब पहुंचते एक बाजू इसके कंधे के गिर्द फैलाया और चलिए किचन में पड़े गोल मेज के पास आया। चेयर की खींचते इसे बिठाकर कहता वो बाहर क्या। अब आप इतना सोचें, मैं आपको एक फनी सी बात बताती हूँ। अच्छा, मुझे याद करवाइएगा अगर मैं नेक्स्ट टाइम लाइव में आई ना, मैं वहीं पे बताऊंगी। मामा शर्मिंदा सी राहिल छोटे ये याद करवाइएगा कि किचन में मेज़ रखने के मतलब एक बात है, ठीक है? फिर ही मुझे याद रहेगा, अदरवाइज़ मुझे भूल जाएगा कि मैंने कौन सी बात याद करवाने को बोला था। ठीक, किचन में मेज़ रखने के मतलब। मामा शर्मिंदा से राहिल छोटे-छोटे कदम उठाता, इसके पास आया। कुछ भी नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा। शर्मिंदा सा दोबारा रोने की तैयारी पकड़ते राहिल को देखकर रानिया ने इसे बहलाया। जी राही, साइड पर हो, दादी के पास जाओ, शाबाश। हाथ में क्रीम पकड़े आते इब्राहिम ने आकर कहा, नहीं राही मम्मा पास, बोलकर वो इसकी गोद में मुँह छुपा गया। हाथ पर होने वाली जलन बर्दाश्त करते रानिया ने दूसरे हाथ से इसके बालों में हाथ फेरा। लाई मैं लगा लूँ। इब्राहिम को देखकर वो बोली, मैं लगाता हूँ। बराबर वाली कुर्सी पर बैठते इसने टेबल पर रखे रानिया के हाथ का मायना करते कहा, जो काफ़ी सुर्ख पड़ चुका था। ज़्यादा दर्द हो रहा है? थोड़ी सी। इससे पहले कि छाले बने जल्दी से क्रीम लगा देनी चाहिए। एहतियात से क्रीम लगाते इब्राहिम ने नज़र उठाकर इसे देखा। राहील भी माँ की आवाज़ पर सर उठाए सारी कार्रवाई देखने लगा। बस अभी ठीक हो जाएगा कहकर फूंक मारते वो दोबारा क्रीम लगाने लगा। क्रीम लगाते वो मसलसल रानिया की निगाहों का इर्तिकाज़ खुद पर महसूस कर रहा था। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? पता नहीं क्या सोचती रहती हो, बहुत लापरवाह हो। अपना काम खत्म करते इसने पूछा, मगर इसका हाथ ना छोड़ा। इधर ही था, बस एकदम से पता ही नहीं चला। कहते हुए इसकी नज़रें अपनी गलाई पर थी, जिसको इब्राहिम अंगूठे की मदद से सहला रहा था। अपना ध्यान रखा करो रानिया। मुझे समझ नहीं आ रही, उसने बस यही कहा, अपना ध्यान रखा करो रानिया। मुझे पता नहीं क्यों हंसी आने लगी। हाउ स्वीट, क्यूट। रान देखो, लाइक इसे बोलते हैं सॉफ्टनेस। अपना ध्यान करो रानिया, रखा करो रानिया। आई थिंक उसने बस यही कहा है। बहुत से नावलों में ऐसा बोला होगा, लेकिन लिखने का अंदाज बहुत अच्छा है। यहाँ से ऊपर से भी मतलब लाइक डाइजेस्ट राइटर ही होते वैसा। हाथ छोड़कर खड़े होते रानिया की रोशन आंखों में देखता इब्राहिम इसके ख्याल से बोला। रानिया के सारी लाइन पर वो होली से मुस्कुराकर राहिल को उठाते बाहर चला गया। रानिया हैरत में गिरी इसके रवैये पर गौर करती दर्द भुलाए मुस्कुराने लगी। यहाँ तक कि करीबी मस्जिद से जान की आवाज़ आने पर एक हाथ में पकौड़े वाली ट्रे उठाई जल्दी से टेबल पर पहुंची, जहाँ इब्राहिम और बशरा साहिबा दुआ के बाद रोज़ा खोल रहे थे। अपनी जगह संभालती इसने एक निगाह इब्राहिम पर डाली, जो अपने साथ राहिल को भी खिला रहा था। रोज़ा रानिया, रोज़ा खोलो। बज़ाहिर राहिल में मसरूफ़ इब्राहिम बोला तो इसने बुखला कर दुआ पढ़ते जूस का गिलास मुँह से लगाते फ़ौरन रोज़ा अफ्तार किया। इसकी तेज़ी पर अपनी मुस्कुराहट दबाता इब्राहिम भी जूस पीने लगा। रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो चुका था। आज भी 25वां रोज़ा था। दिन जिस कदर निखरा निखरा और शफाफ था, शब इतनी शदीद तूफ़ानी और होलनाक थी। हवाओं के पुरज़ोर थपेड़े फ़िज़ा में उतरते दरख्तों से टकराते सरसराहट पैदा कर रहे थे। देख लें, पिछले मेरे ख्याल में पिछली सर्दियाँ ना, मतलब लाइक जो भी सर्दियाँ गुजरी हैं, अब तो बहार है ना ये शायद, तो कोई सर्दी मतलब लाइक कोई सर्दी नहीं थी, ना मौसम ख़राब हुआ। और जब रमज़ान का तीसरा अशरा था ना, तो मौसम लाइक ना इतना प्यारा हो गया था ना। ऐसा मौसम मुझे बहुत पसंद है। और पहला अशरा ही मतलब लाइक ऐसे लगा जैसे ना स्लोली गुजरा है। जैसे दूसरा अशरा स्टार्ट हुआ, बस फिर ऐसे पर लगाए उड़ गया। स्याह चादर मुंडेर आई थिंक स्याह चादर पर मंडलाते सुरमई बादल बरस पड़े थे। बादलों की चंगार रात की वहशतों और सन्नाटों को चीरकर ताज बर्पा कर रही थी। इस पर पुरहोल तारीकी में बिजली की चमकती लकीरें।
इब्राहिम और रानिया सैफ इब्राहिम का दोस्त की दावत पर शाम 5 बजे इसके घर इफ्तार पार्टी पर गए थे, जिसका घर उकाड़ा शहर से 45 मिनट की मसाफत पर वाक़ गाँव में था। इफ्तारी के बाद मौसम के बिगड़ते तेवरों को देखते इब्राहिम जल्दी निकलना चाहता था, मगर सैफ इसको अपने साथ डेरे पर ले गया, जबकि रानिया इसकी बेगम के साथ बातों में मसरूफ़ थी। दोनों की अच्छी जान पहचान हो गई थी। डेरे से वापसी पर सैफ के पुरज़ोर इसरार के बावजूद वो लोग माजरत करते 10:30 के करीब इसके घर से रवाना हुए। निकलते निकलते इन्हें काफ़ी देर हो गई थी। घर मम्मी और बच्चे दोनों का इंतजार कर रहे थे। इन्हें निकले हुए 10 मिनट हुए थे कि गर्ज चमक के साथ बारिश शुरू होगी। गांव की कच्ची सड़क पर एहतियात से गाड़ी चलाते इब्राहिम की जल्द से जल्द मेन रोड पर पहुंचने की कोशिश थी। जामनी शलवार कमीज में मलबूस रानिया का ध्यान भी बाहर सड़क की तरफ था, जहाँ कीचड़ के बायस गाड़ी का चलना मुश्किल हो रहा था। वहाँ से बच्चों का ख्याल आया तो गोद में रखे गोल्डन पर्स में मौजूद अपना मोबाइल निकालते इसने बुशरा साहिबा का नंबर डायल किया। तीसरी बेल पर फोन उठा लिया गया। इससे हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद अब वो बच्चों से बात करती, इनकी छोटी छोटी बातों का मुस्कुरा कर जवाब दे रही थी। दूसरी तरफ इनकी एकतरफा बातें सुनकर मुस्कुराते साथ साथ बैठे इब्राहिम ने जो ही मेन रोड को चढ़ती सड़क पर गाड़ी चढ़ाई, अपनी रो में तेज रफ्तार चलती जीप फराटे भरती इनके करीब से घुसी। लम्हों के फर्क से दोनों गाड़ियां भयानक हादसे से बची। इब्राहिम ध्यान से, अल्लाह ध्यान से भाई, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हादसा हो गया था, तब भी बारिश ही हो रही थी। रानिया ने दहल कर कहा और फिर गहरा सांस खींचती बच्चों से गुफ्तगू करने लगी। अंधेरे के बायस वो सब आई थिंक सबक रफ्तारी से गाड़ी चलाते इब्राहिम का जर्द पड़ता चेहरा ना देख पाई, जिसकी जहनी रूह भटक कर वक्त में 2 साल पीछे चली गई थी। वो भी ऐसी एक अंधेरी होलनाक रात थी। तेज बारिश हो रही थी। गाड़ी में मध्यम आवाज में म्यूजिक चल रहा था। पीछे घर इसका और महविश का इंतजार करे बच्चे घर में इसका और महविश का इंतजार कर रहे थे। इसके बराबर में बैठी महविश बातें कर रही थी और फिर एक बार फिर सब वैसा ही हो रहा था। वक्त ऐसे इसके साथ क्या खेल खेलने वाला था? क्या आज रात भी कुछ बुरा होने वाला था? नहीं, इस बार वो अपने साथ कुछ बुरा नहीं होने दे सकता था। अब की बार इसमें कोई नुकसान उठाने की हिम्मत ना थी। रानिया, कॉल बंद करो। पेशानी मसलते इब्राहिम ने गाड़ी में चलता म्यूजिक भी बंद कर दिया। जी करती हूँ, कहते इसने बच्चों को खुदा हाफिज करना चाहा, मगर राहिम था कि फ़ोन बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा था। रानिया की आवाज़ इसके कानों में हथौड़े की मानद लग रही थी। ऊपर से बेचैनी हद से सवा थी। मजीद कुछ लम्हे गुजरने के बावजूद जब कॉल बंद ना हुई तो अपना ज़ब्त खोते इब्राहिम ने फ़ोन इसके कान से खींचते डैशबोर्ड पर फेंका। तुम्हें एक दफ़ा की कहीं बात समझ में नहीं आती? वो गुस्से से फंकारा। इस अचानक अफ्ताब पर घबराते रानिया ने सहमी निगाहों से इब्राहिम को देखा। पेशानी पर फिक्र की लकीरें मतगैर होती हाल रंगत इस्तरारी कैफियत में गाड़ी चलाता वो न जाने ज़ेर लब क्या बड़बड़ा रहा था। इब्राहिम, आप ठीक है? क्या हुआ है? इसने संभल कर पूछा। इब्राहिम ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। अब न जाने वो सुनकर अनजान बना था या फिर इसने सुना ही ना था। रानिया को इसकी हालत ठीक ना लगी। आगे जाकर बारिश हल्की हो चुकी थी, मगर इनकी गाड़ी कछुए की रफ्तार से ही चल रही थी। सब ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वो इस कदर धीमी आवाज़ में बोल रहा था कि साथ बैठी रानिया बामुश्किल सुन पाई। इब्राहिम, आप मेरी बात सुन रहे हैं? इब्राहिम, वो सामने पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोके। 2 मरतबा पुकारने के बावजूद इसके बच्चा न होने पर रानिया ने होली से इसका कंधा थपथपाया। रोकता हूँ, इसने चौंक कर कहा। गाड़ी में एसी चला होने की वजह बावजूद इसे ठंडे पसीने आ रहे थे। 2 मिनट बाद इनकी गाड़ी पेट्रोल पंप के हाथे में खड़ी थी। वहाँ पर इनकी गाड़ी के अलावा चंद एक और गाड़ियाँ भी थी। कोई पेट्रोल डलवा रहा था तो कोई वहाँ बने स्टोर से खाने पीने का सामान ले रहा था। गाड़ी लगाते इब्राहिम ने अपना सर स्टीयरिंग व्हील पर रख दिया। खामोश बैठी रानिया तफक्कुर से इसकी बदलती कैफियत का जायजा लेने लगी। कुछ देर बाद इसने रानिया से पानी मांगा। रानिया ने गाड़ी में मौजूद पानी की बोतल, छोटी बोतल इसे थमाई। मुंह से लगाते हुए एक ही सांस में सारी बोतल ख़त्म कर दिया। इसके हाथ से खाली बोतल पकड़ते रानिया ने साइड पर रखी। इब्राहिम, आपको क्या हुआ है? मुझे घबराहट हो रही है, वह तशवीश से बोली। कुछ कहने के बजाय वो रानिया का हाथ थाम गया। हर गुजरते लम्हे के साथ रानिया को सीट की पुश्त से सटका कर आंखें बंद किए बैठी इब्राहिम की अपने हाथ पर मौजूद गिरफ्त मजबूत होती महसूस हुई, जैसे इसके खो जाने का, कुछ बुरा होने का डर हो। इसे क्या हो गया था? वो ऐसे क्यों कर रहा था? इसके साथ क्या मसला था? रानिया को एक बार फिर पूछने के बावजूद कोई जवाब ना मिला। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? इब्राहिम ने एकदम आंखें खोलकर इसकी तरफ रुख करते पूछा। मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हैं। बताएं तो सही, अचानक क्या हुआ है? एक्सीडेंट की रात सब मेरी गलती थी। इस तरह आपसे कहते इसने गर्भ से आंखें मींची। वो एक हादसा था। वो फौरन बोली। नहीं था वो एक हादसा, सारा कसूर मेरा था। मुझे ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं, मुझे इसे लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। इसने कितना मना किया था, मगर मैं इसकी मर्जी के बरखिलाफ इसे अपने साथ ले गया। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। और अगर वो एक हादसा भी था तो सिर्फ वो ही क्यों गई? मैं क्यों ना गया? इसने मुझे और मैंने इसे अकेला छोड़ दिया। इसका हाथ छोड़ते इब्राहिम तकलीफ से गोया हुआ। चेहरे पर गहरे रंजो मलाल की कैफियत रकम थी। वो बेबसी से सर हाथों में गिरा गया। इब्राहिम के हाथ छोड़ने पर रानिया को अपने अंदर कुछ खाली खाली सा महसूस हुआ। गाड़ी में एक बेनाम सी खामोशी छा गई। दोनों अपनी अपनी जगह चुप बैठे थे। तवील होती खामोशी के दौरान ये कुरानी ने तोड़ा। जिंदगी में बहुत बहुत कठिन लम्हात आते हैं, पर फिर क्या होता है? वो गुजर जाते हैं। वक्त होता ही गुजरने के लिए है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी बहुत प्यारी है।
बहुत ही ज़्यादा प्यारी। ये मुझे बच्चों के साथ रहकर पता चला। बाज़ औक़ात ज़िंदगी बहुत तंग महसूस होती है। सर उठाए खाली निगाहों से उसे देखा इब्राहिम बोला, ठीक कह रहे, ज़िंदगी कभी-कभी तंग हो जाती है, मगर जहाँ से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, वहीं से आसानी शुरू होती है। लम्हा भर कर रुक कर इसने इब्राहिम को देखा, जो इसे देख रहा था। नज़रें झुकाते इसने आगे की बात कुछ डर कर न जाने वो कैसा रद्द-ए-अमल देता। ये मशवरा नहीं, इल्तिजा है कि एक लम्हे में खोकर अपनी बाकी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। अगर माज़ी में कुछ बुरा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप तन्हाई इख्तियार कर लें, डिप्रेशन की ज़िंदगी गुज़ारें। तकदीर में आप दोनों का साथ इतना ही लिखा था। जब आप इस बात पर यकीन कर लेंगे, जो होना था, वो ऐसा ही होना लिखा था, तब आपके बेकरार दिल को चैन आएगा। आपको इस बात को एक भयानक हादसा समझकर भूलना पड़ेगा। इब्राहिम, इसने उम्मीद से कहा, क्या फिर ज़िंदगी बहुत प्यारी हो जाएगी? एक ट्रांस की कैफियत में इसका चेहरा छूते इब्राहिम ने पूछा। इसकी आंखों में देखती रानिया ने इस बात में सर हिलाया। इंशाल्लाह। पीछे हटकर जज़ब से कहते इसने गाड़ी स्टार्ट की। रमज़ान का इख्तिताम ईद का मसरतों भरा पुररौनक दिन लेकर आया था। हर तरफ खुशी का समा था। रिश्तेदारों से मिलने मिलाने, छोटों को ईद देने, चटपटे खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने का सिलसिला शुरू हो चुका था। ना ईद पे खाया है मैंने ठीक से, ना हम लोग तो कहीं जाते ही नहीं हैं, ना कहीं गए। मैंने एक चीज़ जो अच्छे से की वो तस्वीरें लेना। मैंने अपनी जितनी बाकी पुरानी मतलब लाइक जितनी पिछली ईदों में तस्वीरें ली हैं, उनमें सबसे बेस्ट तस्वीरें इस बार आई, क्योंकि पिछले 1 साल से मुझे पता चला कि एस्थेटिक पिक्स भी होती हैं और मैं किसी पिक में मेरा फेस नहीं है, शायद ही किसी में, अदरवाइज़ सारी पिक्चर मैंने एस्थेटिक की ली। इब्राहिम और लाइक ईदगाह से नमाज़ पढ़ कर घर आए तो ईद मिलते हैं सबने मिलकर बच्चा साहिबा के हाथों का बना शीर खोरमा और नहारी का नाश्ता किया। नाश्ते से फारिग होने के बाद बच्चों ने दादी को खेल किया। इब्राहिम के हमरंग सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस दोनों बच्चों ने दादी से ईदी लेकर बाप का रुख किया। इस दौरान बच्चा साहिबा ने रानिया को ईदी दी। बाबा मम्मा के पैसे मम्मा को भी दें। लाइक जो पैसे पकड़े इब्राहिम के करीब बैठ गया था। इसने जब देखा कि रानिया बच्चा साहिबा से ईद लेने के बाद इनकी तरह इब्राहिम से लेने के बजाय सामने वाले सोफे पर बैठ गई है, तो इसने बाप को याद दिलाना चाहा। लाइक की बात पर इसने गहरी निगाहों से हुमा बाजी से फ़ोन पर बात करती रानिया को देखा, जिसका दिलाया लाल और गोल्डन इम्तिजाज का जोड़ा पहने नज़र लगने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। आपकी मम्मा की ईदी मेरे पास है, रात को मिलेगी, इसने रानिया को देखते बोला, जब फ़ोन बशरा साहिबा को थमा चुकी थी। इब्राहिम के जवाब पर ठिठक कर इसे देखती रानिया ने जानना चाहा कि अब क्या बात बाकी रहेगी, क्योंकि ये गुजरे रोज़ की तो बात थी। ईद का ऐलान होते साथ ही रानिया ने किचन का रुख किया, ताकि ईद के दिनों में आने वाले मेहमानों के लिए 2-3 चीज़ें पहले से ही तैयार कर ली जाए। वो दोस्त को मसाला लगाकर फारिग हुई। वैसे इधर दोस्त ही लिखा है, लेकिन गोश्त आएगा। वो गोश्त का मसाला लगाकर फारिग हुई। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, दिल करता है उन्हें मसाला ही लगा दें। तो इब्राहिम जो बच्चों को कटिंग करवाने के लिए लेकर गया हुआ था, आते ही रानिया को तलाश करता किचन में दाखिल हुआ। रानिया 2 मिनट में फ्रेश होकर गाड़ी में, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। कहाँ जाना है? वो हाथ धोते पूछ बैठी। ईद की शॉपिंग के लिए मेरी ज़हन में नहीं रहा, तो तुमने भी याद करवाना ज़रूरी नहीं समझा। वो खफकी से बोला, लेकिन बच्चों की खरीदारी तो मैंने रमज़ान से कबल ही कर ली थी। इसने इब्राहिम की फ़िक्र दूर करनी चाहिए। और अपनी? इसने अब्रू चुकाते पूछा। मेरी भी है, शादी के काफ़ी कपड़े नए ही पड़े हैं, इनमें से कोई पहन लूँगी। बस सहूलत से बोली। नहीं। वो हौले से सर नफ़ी में हिलाता बोला, मेरे साथ चलो, हम कुछ नया खरीद लेते हैं। वो भी तो नए ही हैं, ये तुम्हारी ईदी है, अब आगे से कोई बात ना सुनो। चलो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इसने दिल की बात कह डाली और फिर इसने रानियों को अपनी पसंद के 4 सूट, चूड़ियाँ, जूतियाँ दिलवाई। खरीदारी से फारिग होते वो इसे पार्लर ले गया, जहाँ से रानिया को मेहंदी लगवाई। इतनी मेहरबानियों पर रानिया खुशी से फूले ना समा रही थी। जैसा कि आपको पता है ना, स्पीकर ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं माइक को अपने मुंह के पास रख के ना रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आप लोगों को तक अच्छी आवाज़ है। मेरे ख्याल में सारी नावल में ठीक आवाज़ है, बस कहीं एक जगह पे थोड़ा सा होगा, तो टॉलरेट कीजिएगा प्लीज़। ओके। इससे ज़्यादा वो क्या चाहती थी, इसका शुमार इन लोगों में होता था जिन्होंने हर हाल में सब्र शुक्र करना सीखा था। करीब ही था कि वो अपने शुक्र का बड़ा बदला पाती, जिसे पाकर इसका दिल मुतमईन हो जाता। दोपहर का खाना रानिया के भाइयों की तरफ था, जहाँ से इब्राहिम लोगों को सैर तफरी के लिए ले गया। रात में एक पुरलुत्फ डिनर के बाद वो लोग घर लौटे तो सुबह के जागे बच्चे थकन से साथ ही सो गए। रानिया लेटने से कबल बशरा साहिबा के कमरे में इन्हें गर्म दूध देने गई। दूध का गिलास पकड़ते उन्होंने रानिया को दुआओं से नवाजा। वो बाहर निकली तो इसके पीछे ही माँ के पास बैठा इब्राहिम भी रानिया के साथ उठ गया। रानिया के बरक्स वो अभी भी अपने सुबह वाले लिबास में मलबूस था, जबकि रानिया कपड़े तब्दील करके आरामदायक सूट पहन चुकी थी। रानिया अपने रूम में चलो। बच्चों के रूम में जाती रानिया को इब्राहिम की आवाज़ ने रोका। हाँ, वहीं जा रही हूँ, इसने सादगी से जवाब दिया। मेरा मतलब है हमारे रूम में। नरमी से कहते इब्राहिम ने अपनी बात वाज़ह की। किस हैसियत से? वो जानती थी इब्राहिम बदल गया है, मगर फिर भी दिल कुछ सुनने का मुंतज़िर था। जो इस निकाह के रिश्ते ने तयन की है, मैं अभी इस लम्हे से अकेला नहीं रहना चाहता। थक गया हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारे साथ
मिलकर अपनी और तुम्हारी ज़िंदगी में रंग भरना चाहता हूँ, अपने अंदर की खुशी तलाश करना चाहता हूँ। इसकी आंखों में देखते हुए वो बेखुदी में बोलता चला गया। रानिया की कही बातों को ठंडे दिमाग से सोचते इसके दिल में मौजूद आखिरी फांस निकल चुकी थी। इसे आगे बढ़ना था। इब्राहिम अपनी खुशियों को तलाश करने के सफ़र पर निकल पड़ा था, जिसका आगाज़ इसने महविश के साथ गुजरे वक्त को एक अच्छी याद की तरह दिल के किसी कोने में छुपा कर रख के किया था। माजी से निकलकर इसने अपने हाल पर गौर शुरू किया तो इसे बहुत सी जगहों पर अपनी कमी महसूस हुई, जिसको आहिस्ता आहिस्ता करके वो पुर करने लगा। बच्चों को रानी के साथ इसकी भी ज़रूरत थी। मम्मी को अपना बेटा खुश चाहिए था। रानिया जो कहती तो ना थी, मगर इसे भी इसके नाम के अलावा अपने छोर का साथ चाहिए था। इसने खुद को एक दूसरा चांस दिया था और वह ऐसा करके काफ़ी मुतमईन था। अच्छा तो फिर पहले मेरी ईदी दें, आप सुबह बोल रहे थे। इब्राहिम के इजहार पर झलमलाती आंखों से इसे देखती रानिया ने मुस्कुरा कर हाथ आगे बढ़ाया। आज इसकी माँ की बात सच्ची हो गई थी। अल्लाह ने बाकी इब्राहिम और बच्चों की सूरत में इसे बहुत बड़े इनाम से नवाजा था। पूरे का पूरा खुद को तुम्हें दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या ईदी चाहिए। इसका हाथ थामते हुए शरीर हुआ, जिस पर रानिया ने शर्माते हुए बगैर कुछ कहे इब्राहिम के हमरा कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। इसका इंतजार था, तमाम हुआ था। दिल में मौजूद अपने हमसफ़र के लौटाने की उम्मीद पूरी हुई थी। कितनी अनोखी ईद थी कि दिल में मौजूद सारा गुबार लेकर सदा बहार खुशियाँ ले आई थी। ख़त्म शुरू। प्यारी सी स्टोरी। ऐसे भी तो स्टोरी होती है। पता नहीं आप लोगों को रोमांस भी नहीं कह सकते, वो सारी चीज़ें पढ़ के क्या ही मज़ा आता है। आप लोगों को मतलब लाइक जो पढ़ते हैं समझ नहीं आती। जब उन्हें पता चलेगा ना कि बेहयाई फैलाना और पढ़ना लाइक सारा कुछ से कैसा होगा, जब आप पढ़ेंगे ना कि जहन्नुम का क्या नज़ारा है, आप सब कुछ छोड़ देंगे। एक मरतबा बस एक मरतबा जैसे इसको अच्छे से पढ़ते हैं ना, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप बहुत सी ऐप यूज़ करते हैं, आप गूगल यूज़ करें, उस तर्जमे की वजाहत लें। आपको वैसे तो आपको तर्जमे से ही पता चल जाएगा। अल्लाह ताला का फरमान है कि ना दोज़ख का जो पानी पीने को भी मिलेगा ना, वो भी खौलता हुआ होगा। ज़रा सोचें। और आप इधर गर्मी में एक गर्म पानी का गिलास, सादा पानी का गिलास नहीं पी सकते, वो भी फ्रिज का ठंडा चाहिए। तो ज़रा सोचें फिर बताएं। ओके, नावल कैसा लगा आपको लास्ट में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो को आपने शेयर करना है। नावल अपलोड होने की टाइमिंग चेंज हो चुकी है। गो के इस टाइमिंग चेंज होने से मेरी मेहनत 2-3 रोज़ तक ज़ाया हो जाएगी, लेकिन खैर मेरे ख्याल में ठीक भी शायद हो जाए। तो नावल अपलोड होने की टाइमिंग चेंज हो चुकी है, 1 से 2-2:30 बजे के दरमियान होगा। जिस टाइम आज होगा ना, फिर उसी टाइम होता रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल में 2:30 बजे होगा, 2:30 मतलब 2:30, ठीक है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। 2:30 मतलब होता है 2:25 या 2:30 से ऊपर थोड़ा 35-40, ठीक है, या फिर 2:30 ही। अपना दुआ में याद रखिएगा, ठीक। लास्ट भी, और मैं दूसरे नावल चैनल पे नावल अपनी आवाज़ पे दे रही हूँ, ठीक है। उसको भी लास्ट पे विज़िट कीजिएगा। उसका लिंक मैंने कल की नावल में किसी ने पूछा था तो उसमें दिया हुआ है, अगर फिर कोई पूछेगा तो दे सकती हो, ठीक है। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़। हो गया।